ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग हो गया स्टार्ट। ठीक है। ठीक है। ओके। तो सिलेबस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सिलेबस आपको नजर आ रहा है? ठीक है, जी क्लियर, कोई इशू नहीं है। जी। हाँ, साफ है। ठीक है, तो बेटर। अच्छा, तो ये आपका जो सिलेबस है ना, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का है पूरा। पूरे पेपर में जो आपने जी सिलेबस दिया है पीएससी ने, एक तो ये जी। मॉलिक्यूलर ये वाला पोर्शन, ये वाला, ठीक। और जो ठीक ऑर्गेनिक है। आपका पोर्शन है, उसमें ये दो, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी और साथ में इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो दोनों क्योंकि रिलेटेड है, दोनों एक जी। ही है, तो मैंने इनको कंबाइन करके यहाँ प्रेजेंट किया है। ठीक है। अच्छा, देखिए, ओके। पहला इन्होंने दिया स्पेक्ट्रोस्कोपी। पहला जो टॉपिक तो नहीं है, इन्होंने हेडलाइन इसको बनाया है, लेकिन इसमें भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है। जैसे डेफिनेशन पे कभी कभार क्वेश्चन आता है, मतलब इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। ठीक, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जी। विद मैटर। इसके साथ में क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी और फोटोकेमिस्ट्री में क्या डिफरेंस है। इस पे भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, क्योंकि फोटोकेमिस्ट्री में भी जी। इंटरेक्शन होती है ना लाइट की विद द मैटर, मतलब मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक। और स्पेक्ट्रोस्कोपी भी जी। सेम होता है। तो दोनों में फ़र्क क्या है, वो देखना है हमें। दोनों में फ़र्क ये है कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें केमिकल चेंज नहीं होती है, कोई रिएक्शन नहीं होती है जब हम लाइट ओके। मॉलिक्यूल्स पे। ठीक। हम्म। ठीक, लेकिन फोटोकेमिस्ट्री में ऐसा हो जाता है, क्योंकि फोटोकेमिस्ट्री मींस जी। कैरिंग रिएक्शंस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो बिकॉज़ ऑफ आइडियाज। हाँ, इस डायरेक्शन में इनको थोड़ा देखना है उसके रिलेटेड। इसके बाद जो उन्होंने टॉपिक दिया है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आपने इसको कुछ तैयारी की है इसकी? इसका इसका बिल्कुल भी नहीं कहूँ देखिए ना। इधर आपको क्या करना है, एक जी आप इसमें जी। आप कोई और है क्या इसे ज्वाइन किया है? क्योंकि मेरे पास स्क्रीन में विजिबल नहीं है। एक सेकंड पहले देख लो, मैं किसी और ने अगर ज्वाइन, फील तो है तभी किसी ने किया। आपको विजिबल है कुछ नहीं? नहीं, मुझे तो बस यही जो आपका हाँ सिलेबस आ रहा है और बस हाँ, बाकी मैंने कुछ बोला था ना, इसलिए बाद में नहीं। मुश्किल है मेरे लिए देखना कि किसने ज्वाइन किया है। इसलिए मैं वेट किया, जी। फिर शायद लोग आ जाएं तो मैं नोट डाउन करके फिर उनको नाम से पुकार के। अभी एक कैंडिडेट ने किया था लेकिन वो फिर चले गया, पता नहीं चला गया या कुछ मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अगर अब उस तक इससे अगर मुझे भी आवाज़ पता आ चला। रही है उस तक तो वो रिस्पॉन्स कर सकता है, अदरवाइज विल कंटिन्यू। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आप क्या करेंगे, इसको आप नोट डाउन करके रखेंगे। देखिए, जी कर रहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हूँ। वेरियस रेडिएशंस को ना अरेंज करते हैं, जो मुख्तलिफ रेडिएशंस हैं, जी एक्सरेज, जी। आईआर, माइक्रोवेव्स। हाँ, ये जी जी ये किया हुआ है मैंने, हाँ, मतलब उस अरेंजमेंट के हिसाब से किया हुआ है। उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, जी उनका फ्रीक्वेंसी का जी ऑर्डर, उनका वेव लेंथ का ऑर्डर, वेव नंबर का ऑर्डर, ये सारा जी रखना है माइंड में। बहुत ईजी है, कोई इतना मसला नहीं। जी। जैसे एग्जाम्पल, मैं जिस ठीक है। एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? ब्लैंक हाँ जी, आ रही आ रही। स्क्रीन। जैसे हम ऐसे जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम ऐसे लिखते हैं जी कि जो आपका रेडियो वेव्स होती है, ठीक, जी। इनकी एनर्जी होती है सबसे कम। फिर कम जी। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप चल सकते हो माइक्रोवेव्स पे। माइक्रोवेव यस। फिर यू कैन मूव टू आईआर भी। आईआर, मतलब मैं जल्दी आई बता रहा हूँ। वी यस। कैन मूव टू विजिबल, देन जी। आपका जो अल्ट्रावायलेट, यूवी भी। देन यू कैन मूव टू एक्सरेज, एक्सरेज। गामा रेज। तो यूजुअली इसी के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें देखो, मैंने इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, ठीक, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, और एनर्जी मीन्स फ्रीक्वेंसी। एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी इज वन द सेम थिंग, so this is the increasing order of frequency.
अच्छा, आप इसको वेवलेंथ के हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी की रिलेशन है। तो जब आप उनको वेवलेंथ की टर्म में अरेंज करेंगे तो ये ऑर्डर उल्टा बनेगा। मतलब आप यहाँ पे ऐसा साइन रख सकते हो, इसके रिलेटेड करना यस। है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से एक कॉन्सेप्ट है वेव हम्म, नंबर। 1/वेवलेंथ इज इक्वल टू वेव नंबर। तो वेव नंबर, हम्म, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, सबका ऑर्डर एक जैसा रहेगा। आया समझ? हम्म, ये तो मैं बस आपको जस्ट यस। गाइडेंस बता रहा हूँ, इसको इस एंगल में देखना है, ठीक है। अच्छा। हम्म, जी। अच्छा, इसके साथ में ये भी इम्पोर्टेंट है कि आईआर का रेंज, जैसे आईआर में रीजन है ना, नियर आईआर, फार आईआर, उसको भी थोड़ा सा देखना है। मिल जाए। हाँ, अल्ट्रावायलेट का रेंज नॉर्मली क्या होता है, विजिबल का रेंज क्या होता है, जैसे हम नॉर्मली कहते हैं, अगर आप शॉर्टकट में याद रखो तो 200 से 400 या 200 से 380 यस। नैनोमीटर्स, ये बनता है अल्ट्रावायलेट। और फिर 380 से आगे हम्म, 770 या 780 के आसपास, या 800 तक भी कभी कभार जाता है, वो दैट बिकम्स अल्ट्रावायलेट। इनका रेंज थोड़ा सा याद रखना है, इन तीन रीजन्स का, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, आया। बाकी इनको की अब रेंज याद रखने की कोई जरूरत नहीं, इसमें क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। इसको थोड़ा आप देख लो। नेक्स्ट, जी। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है स्टेटमेंट ऑफ बॉर्न ओपनहेमर अप्रोक्सीमेशन, ये पढ़ा आपने? नहीं, इसमें हल्का ये नहीं, मैंने नहीं पढ़ा। हल्का सा इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। एक तो अच्छा। ये पॉइंट है कि न्यूक्लियस बहुत हेवी होता है। जब भी स्पेक्ट्रोस्कोपी के दौरान अच्छा। ट्रांजिशंस होती है तो न्यूक्लियस मूव नहीं करता नॉर्मली, क्योंकि ये हेवी है, ठीक। जी। मतलब दैट इसके साथ इसमें वो एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, ये जो ट्रांसलेशन एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी, उनका वो जो टोटल एनर्जी, जैसे लेट मी ओपन द स्लाइड अगेन। हमें जुबानी सारा ठीक मुश्किल है। इसमें नॉर्मली हम एक इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है पॉसिबल, कि टोटल एनर्जी जो मॉलिक्यूल की होती है ना, किसी भी मॉलिक्यूल की, वो होती है ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन रोटेशन। प्लस वाइब्रेशन प्लस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये जो ट्रांसलेशन एनर्जी का मतलब मॉलिक्यूल मूव्स एट होल, मतलब खुद ही मॉलिक्यूल चल रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन स्पेस, ये पूरा मॉलिक्यूल ही मूव हो रहा है, जी। बोलते हैं ट्रांसलेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक। इसकी एनर्जी बहुत कम होती है, यस। इसका वैल्यू होता है बहुत कम, बहुत कम, ठीक। इसलिए इसको आप रिमूव कर सकते हो, तो आप कह सकते हो टोटल एनर्जी इन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, ठीक। यस। तो इसको भी हल्का से देख लो। मतलब मैं सिर्फ निशानदी करा रहा हूँ, क्योंकि फिर तो ये नहीं हो पाएगा ना पूरा, ये पॉसिबल नहीं है। जी, 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 बिल्कुल नहीं, ठीक ठीक हाँ, है, थोड़ा क्लू जैसा मिल जाए। हाँ। अब रोटेशन स्पेक्ट्रम, ये इंपॉर्टेंट है। पहले इसमें जी। बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए कि इसमें होता क्या है, कि मॉलिक्यूल रोटेट करता है, ठीक। अब मॉलिक्यूल, जी। कौन से मॉलिक्यूल रोटेट कर सकते हैं, यानी कौन रोटेशनली एक्टिव होंगे, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, हुँ, डाइपोल मोमेंट, परमानेंट डाइपोल मोमेंट मॉलिक्यूल के पास, ठीक। इसको थोड़ा सा देखो। जी। फिर मॉलिक्यूल्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुँ, के बेस पे जो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है, जैसे प्रोलेट, ओबलेट वगैरह, वो देख लो, उसमें क्वेश्चन आ सकता है, उसमें एग्जांपल्स आपको याद रखनी है। मिसाल प्रोलेट का मतलब क्या होता है, फिर प्रोलेट की एग्जांपल दो हुँ, तीन जो कॉमन आपकी बुक्स पे होंगे, आपको हाई फाई पे जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। हुँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बेस पे ठीक। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसको देखना और उनकी एग्जांपल्स। अच्छा, फिर ये जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो यहाँ से बन सकता है, एनर्जी ऑफ रिजिड डायटोमिक रोटर, कुछ आइडिया है आपको? एनर्जी ऑफ, इसमें तकरीबन कुछ भी नहीं, मैंने अच्छा टच नहीं अच्छा किया पढ़ा मैंने ये नहीं, वाला पूरा ही। अच्छा, नहीं, मैंने से एनएमआर आईआर देखी थी। अच्छा, ठीक ठीक। कोई है अभी जिसने जी। ज्वाइन किया है? एनीबॉडी जिसने ज्वाइन किया और इसकी प्रिपरेशन की है? एक कैंडिडेट आया था, कुछ दिख नहीं हाँ, था लेकिन। हाँ, वो दिख नहीं सकता ना अभी, मैंने बोला जब हम प्रेजेंट करेंगे तो उस टाइम पे मुझे भी नहीं दिखेगा, इसलिए मैं चाहता था कि कैंडिडेट पहले आ जाएं, तो मैं नोट डाउन करके फिर जी। इंडिविजुअली नाम से पुकार सकता हूँ, बट वो है नहीं अनफॉर्चुनेटली।
या जो भी थे तो वो वापस चले गए। चलिए, हम्म। कोई मसला अच्छा, नहीं। फ्यूचर प्राइम मैं बस आपको आइडिया दूंगा, इसको आप प्लीज, एनर्जी। इसको आप, जी जी, जरूर इंशाल्लाह। जैसे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोप में पढ़ते हैं ना मॉलिक्यूल की एनर्जी, रोटेशनल बी जे इंटू जे प्लस वन, मैं बस इशारों में आपको बता रहा हूँ, इसको देख लो। फिर ये बी का वैल्यू क्या है वो भी देख लो। अच्छा, इसकी एनर्जी हम दो यूनिट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक जूल्स में और एक सेंटीमीटर इनवर्स में। दोनों में वो एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है उसको याद रखना, ठीक है। जैसे हम नॉर्मली इस तरह से कहते हैं बी जे इंटू जे प्लस वन, ठीक। तो इस अगर नॉर्मली जी का आप यूनिट देख रहे हो ना, तो यूनिट कौन से में, वो सेंटीमीटर्स में है, क्योंकि सेंटीमीटर्स में अगर आप यूनिट बना तो जूल। इसका एक्सप्रेशन पे फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जांपल नॉर्मली हम इस तरह से लिखते हैं, इसी को अगर आपको कन्वर्ट करना हो इंटू सेंटीमीटर्स, फिर हमें डिवाइड करना पड़ता है एच सी, एच सी प्लैंक्स कांस्टेंट एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लो कि अगर तो यूनिट सेंटीमीटर है तो एक्सप्रेशन क्या है, अगर यूनिट जूल्स में है तो एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है। अच्छा, फिर ये जो वैल्यू है इसको बोलते हैं, ये जो बी कांस्टेंट है, ये इस पे भी क्वेश्चन आया था एक बार, रोटेशनल कांस्टेंट बी, यानी इसका एक्सप्रेशन क्या है। इसमें आसान है, प्लैंक्स कांस्टेंट 8 पाई स्क्वायर और आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जे मींस रोटेशनल एनर्जी लेवल का जो कांस्टेंट है, क्वांटम नंबर, एंड इट्स वैल्यू वेरीज फ्रॉम 0 1 2 3 4 वगैरह। इसको देखना, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको मॉलिक्यूल की एनर्जी देखनी है इन रोटेशनल एनर्जी, फर्स्ट जे इज इक्वल टू 0, फिर आप यहाँ वैल्यू पुट करके इसकी एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है, इसी हिसाब से। ठीक। मॉलिक्यूल इस एनर्जी लेवल में है तो उसकी एनर्जी क्या होगी। अब सीधी सी बात है, मैं जे इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे एनर्जी बन जाएगी 0, यहाँ पे इन द फर्स्ट लेवल ग्राउंड, जी तो ऊपर आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी। इसको आप थोड़ा सा देख लो। फिर क्वेश्चन इस पे ऐसे आता है, अगर मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ लेना हो आपको, क्योंकि सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, मतलब मॉलिक्यूल कैन मूव फ्रॉम वन प्लस अप, वन स्टेप अप और वन स्टेप डाउन, ठीक। ये दो स्टेप क्रॉस डाउन। कर सकते एज पर द जी। सिलेक्शन रूल। तो जब आप यहाँ से यहाँ मॉलिक्यूल को अच्छा। लोगे तो कितनी एनर्जी आपको चाहिए उसको भी देख लो, ठीक है, उसके लिए भी फॉर्मूला है, तो वो देख लो आप, वो इम्पोर्टेंट। इस तरह से अगर आपको यहाँ से यहाँ मॉलिक्यूल लेना है तो कितनी एनर्जी चाहिए, है ना, इस एंगल में इस सारी चीज़ों को जो है वो देख लो, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन इस पे आते हैं बहुत। अच्छा, ठीक। एक सेकंड। एक सेकंड, बुक है आपके पास, ठीक है। कुछ बुक्स बुक्स इसकी वैसे बुक्स नहीं है मेरे पास। कोई फिजिकल। भी बुक आप ले सकते हो, एक है बेसिक्स। मेरे, वो पूरी शर्मा पठानिया की है मेरे पास कोई, लेकिन वो अब आपने बताई नहीं ना कल, तो आप मुझे आप मैं तो वो ट्यूसडे मतलब अराउंड 10 तारीख के आसपास मुझे आप थोड़ा फ़ोन करो, 10 तारीख के हाँ आसपास। ठीक है इंशाल्लाह। तब तक मैं बाहर ही हूँ ना, तब तक मेरे लिए पॉसिबल नहीं है बुक को अरेंज करना। अच्छा, जी जी, कोई नहीं, मैं करूँगा इंशाल्लाह। या अगर ऑनलाइन भी कुछ अवेलेबल मिल जाता है तो नो इशू। अच्छा, हम कहाँ पहुँच गए थे? हाँ मेरे पास एक बुक है। है हम सोचे थे इसके एनर्जी ऑफ रिजिड डायटोमिक रोटर्स में ठीक, सिलेक्शन रूल्स का बता रहे थे आप। ठीक। यानी हम लोग पहुँचे थे, हाँ, रोटेशनल में चल रहा है ना ये वाला यहाँ पे थे हम। एनर्जी जी। इसमें अभी जहाँ मैं बैठा हूँ ना, यहाँ मेरे लिए कोई इतना मतलब वो, क्योंकि रूम पे तो नॉर्मल रहते हैं अपने पास सारा सेटअप, यहाँ मैं चला रहा हूँ, जी जी जी। तो इसलिए मुझे बिल्कुल वो जो पेन ड्राइव मतलब सारे टैब्स वैब्स काम नहीं कर रहे थे,
तो एनर्जी ऑफ रिजिड रूटर, ठीक है, अच्छा इसको देख लो, सिलेक्शन रूल्स जी बता रहा है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेटिव पॉपुलेशन, मतलब डिफरेंट लेवल्स में कौन सा लेवल जिसमें ज़्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे और वो किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लो, ठीक है। इस तरह से जी स्पेक्ट्रल, वो जो जब मॉलिक्यूल ट्रांजिट हो गया फ्रॉम वन लेवल टू द नेक्स्ट, एक से नेक्स्ट, उसकी वजह से हमारा जो स्पेक्ट्रम बनता है ना, ये जो अपना जी स्पेक्ट्रम जो बनता है, उस स्पेक्ट्रम में जो है ना, ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती है, उन स्पेक्ट्रल लाइंस की इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, और साथ में अच्छा स्पेक्ट्रल सही लाइंस की स्पेसिंग। मैंने बोला मुझे हर चीज़ के लिए फिर बोर्ड यूज़ करना पड़ेगा, तो हाँ टाइम खा लेगा, ये मसला। तो जैसे फॉर नहीं एग्जाम्पल, ठीक है थोड़ा सा हिंट मिल जाए इंशाल्लाह हाँ मैं इंसान बस, उससे फोकस ठीक करेगा ठीक फिर इंसान बेटर, उससे मेरा टाइम भी जी जी पॉसिबल है कि मैं इसको 1 घंटे तक खत्म कर सकता हूँ, अदरवाइज ये बड़ा मुश्किल है। जी जी ठीक नहीं नहीं, ठीक ठीक चल अच्छा, रहा है मुझे तो थोड़ा सा लग रहा है आइडिया मिलना फील आ रहा चाहिए, है क्योंकि अच्छा जाहिर सी बात है मैं इसको जी पढ़ा नहीं सकते, ये मुश्किल है बहुत ही। ना ना होता है जी अच्छा, हम किधर पहुंच गए थे, बढ़िया। तो स्पेक्ट्रल स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी, इंटेंसिटी यानी मतलब जो स्पेस लाइन का क्या मतलब जैसे ही मॉलिक्यूल गया फ्रॉम वन लेवल टू द नेक्स्ट, फ्रॉम वन रोटेशन लेवल टू द नेक्स्ट, हम्म तो उसकी ठीक वजह से आपको एक स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है इन द रोटेशन स्पेक्ट्रम, उस स्पेक्ट्रल लाइन की हम्म इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, ठीक है, क्लियर। जी वही लिखा है यहाँ पे, स्पेक्ट्रल जी इंटेंसिटी, ये थोड़ा सा इसको पढ़ लो, ठीक है। फिर जो एप्लीकेशन है रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का, दैट इज बॉन्ड लेंथ, डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ, इससे हम बॉन्ड लेंथ पता कर सकते हैं। इसी के रिलेटेड एक टॉपिक है, वो है आपका आइसोटोपिक इफेक्ट, ठीक है। आइसोटोप जानते हो ना, जी कि अगर जो ठीक है जी जी हाँ एटॉमिक नंबर एटॉमिक सेम, नंबर हाँ मास नंबर डिफरेंट हाँ जी जो जी भी, ठीक, तो जी मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे ये मजा नहीं, मसला ये है, मुझे हर टाइम पे बोर्ड चाहिए फिर, नहीं वो ये समझ सक प्रॉब्लम, रहा हूँ मैं ये भी मेरा प्रॉब्लम मसला, मुझे चाहिए चाहिए बोर्ड, शॉर्टकट भी मुझे बोर्ड चाहिए। अच्छा, यहाँ से मेरे पास सेटअप बिल्कुल नहीं चल पा रहा है, मुझे अब कर्सर ढूंढना पड़ता ओके ये लैपटॉप पे कैसे ऐसा कर से कर रहे हो है, और क्या, मैं सारा कर्सर से काम चला रहा हूँ, मेरे पास पेन टैब है, सारा तब सेटअप रखा है मैंने घर पे, लेकिन मसला अच्छा इधर ये है कि सफर में तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है। अच्छा ओके, नो इशू। हाँ, तो जो स्पेक्ट्रम होता है ना रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का, लेट्स से दिस द स्पेक्ट्रम, इसमें आपको जी लाइंस होती है, ठीक, ऐसे, तो लाइंस लाइक दिस, जी इन लाइंस के बीच में एक ठीक इंपॉर्टेंट चीज होगी कि दे आर इक्वली स्पेस्ड, मतलब स्पेसिंग एक जैसी अच्छा रहती है। इक्वली स्पेस हाँ, ये ठीक इस है पे क्वेश्चन आया था, अगर मुझे सही याद हो, इस पे एक बार क्वेश्चन आया था, और इस स्पेसिंग अगर मुझे ये भी याद हो, तो 2b, 2b, बी तो मतलब जो हम अभी इसमें स्पेस भी बात कर रहे थे, रोटेशनल कांस्टेंट, अभी जो हम बात कर रहे थे, बी जी स्क्वायर बी 8 पाई स्क्वायर आई, तो अच्छा, अब आपके पास ठीक दो मॉलिक्यूल्स है, जैसे CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और दूसरा मॉलिक्यूल भी है कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन यहाँ जो कार्बन एटम है वो 12 वाला है, मतलब एटॉमिक नंबर 12 वाला, सॉरी ये मास 12, जी और दूसरे का 13, मास नंबर 12 जी सो दैट मीन्स दे आर द आइसोटोप्स। 13 वाला तो इस आइसोटोप और इस आइसोटोप में स्पेक्ट्रम में क्या फर्क पड़ेगी, ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लो, छोटा ही ठीक क्वेश्चन है है, इसको भी देखिए। ठीक अच्छा, चलते हैं नेक्स्ट। तो ये है आपका पूरा जो आपका रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता जी है। इसके अलावा मुश्किल जी एक एक इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, कौन कौन सा मॉलिक्यूल रोटेशनल स्पेक्ट्रम में एक्टिव होता है, जाहिर सी बात है जिसके पास डायपोल, अच्छा मास ठीक है, मैं बस हिंट दे रहा हूँ। जी टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, प्रोलेट, ओबलेट वगैरह वगैरह, उनकी कुछ एग्जांपल्स बेसिक्स जो आपकी बुक्स में होंगी। तो रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी ठीक में मॉलिक्यूल की एनर्जी एक लेवल में किस एक्सप्रेशन से होती है, उसका वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, मतलब वो एक्सप्रेशन याद रखना है, छोटा बी जे इंटू जे प्लस वन, जो मैंने अभी बताया था, उसमें फिर बी जी जी क्या है, बिल्कुल और बी का जो किस पे बी डिपेंड करता है, कैपिटल बी, रोटेशन जो टर्म है, ठीक। जी अच्छा, जी इसके जी बाद एप्लीकेशन इसका क्या है, एप्लीकेशन यही है कि वी कैन द बॉन्ड लेंथ, फिर बॉन्ड लेंथ बॉन्ड लेंथ मैंने बोला था आइसोटोपिक इफेक्ट,
फिर इसी तरह से जो आपका जी। रिलेटिव पॉपुलेशन, कब रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में किस लेवल में मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, वो किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसको बोलते हैं पॉपुलेशन। छोटा क्वेश्चन है, कोई इतना मसला नहीं है। और फिर स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी, तो इसमें इसके अंदर क्वेश्चन आता है, आई एम वेरी मच श्योर, ठीक है। ये हो गया आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। जी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन है, दैट इज वाइब्रेशन। आपको कुछ याद या नोट डाउन किया हो तो ठीक है, आप कम से कम इसके एंगल जी। देख सकते हो। कम से कम क्या, मुझे श्योरिटी है कि वाइब्रेशन वाले, जी, मतलब इस वाइब्रेशन वाले को ये आईआर वाले शो करते हैं। हाँ, उधर ही हो गया स्टार्टअप सेकंड वाला। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं वाइब्रेशन, अच्छा, ये वाला। ठीक ठीक ठीक। ये तो हो गया अभी तक रोटेशन, ठीक है। एक तो पहले ऊपर से इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और ये स्टेटमेंट था बॉर्न ओपन नंबर अप्रॉक्सीमेशन। वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम में मॉलिक्यूल्स करते हैं वाइब्रेट लाइक स्प्रिंग। वाइब्रेट क्या करता है, मतलब या तो बॉन्ड चेंज, बॉन्ड लेंथ चेंज होगी, या तो बॉन्ड एंगल चेंज होगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वाइब्रेशन। कब वाइब्रेट करती है, जब स्ट्रेचिंग और बेंडिंग में। ये कब वाइब्रेट करते हैं, जब मॉलिक्यूल्स में कौन सी रेडिएशन पड़ती है, आईआर रेडिएशन। आईआर। रोटेशन केस में हम रेडिएशन कौन सा यूज करते हैं, माइक्रोवेव। माइक्रो। ये सारा थोड़ा सा यस। बेसिक्स होना चाहिए माइंड में, यानी कौन सा रेडिएशन हम यूज करते हैं, फिर उस रेडिएशन से कौन सी चेंज आती है, वहां पे रोटेशन, मॉलिक्यूल की रोटेशन में चेंज आती है, यहाँ पे मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन। यहाँ वाइब्रेशन से मुराद दो चीजें हैं, एक चेंज इन बॉन्ड लेंथ एंड सेकंड चेंज इन बॉन्ड एंगल, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा आप देख लो। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे जहन से निकल गया था, बड़ा है जी। सोर्स क्या होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी में। सोर्स मतलब जैसे हमने अभी कहा कि हमें चाहिए आईआर रेडिएशन, उसको जब हम मॉलिक्यूल पे डालेंगे तभी तो हम वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम देख सकते हैं। लेकिन वो रेडिएशन कहाँ से आती, वो सोर्स जो हम जनरेट करते हैं लैब में, वो सोर्स पे भी क्वेश्चन आता है, उसको भी आप थोड़ा देख लो। मतलब रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में व्हाट इज द सोर्स, ऐसे ही वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में व्हाट इज द सोर्स, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में व्हाट इज द सोर्स, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में व्हाट इज द सोर्स ऑफ रेडिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इसके बहुत चांसेस हैं, ठीक है। तो सोर्स कौन सा, ये भी important। अच्छा, चलते हैं आगे। वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में यहाँ पे लिखा है क्लासिकल एंड क्वांटम। अब देखिए ना, यहाँ पे लिखा है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब क्या, मतलब बेसिक कुछ भी नहीं, बेसिक्स इंट्रोडक्शन। ये मेरे ख्याल से इन्होंने कहीं से शायद उठाया है सिलेबस, जो मुझे नजर आ रहा है। तो क्वालिटेटिव को सिलेबस में नॉर्मली लिखते हैं क्वालिटेटिव। इधर क्या लिखने की जरूरत है क्वालिटेटिव, जो आपको क्वालिटेटिव लिखना था तो फिर टॉपिक को लिख रखने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, एनीवे, तो क्लासिकल और क्वांटम में आपको ज़्यादा फंसने की जरूरत नहीं है। जो एक्सप्रेशन, जैसे आप कोई भी बुक उठाओगे ना वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो वहाँ पे जो व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर एनी मॉलिक्यूल टू शो द वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, पहला क्वेश्चन ये, ठीक है। इसमें होता है चेंज इन डाइपोल मोमेंट। वाइब्रेशन में था परमानेंट, रोटेशन में क्या था, जिनके पास डाइपोल मोमेंट है। यहाँ पे डाइपोल चेंज इन डाइपोल मोमेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वाइब्रेशन। इस तरह से जो सिलेक्शन रूल है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देखना है। फिर वही बात, अगर एक मॉलिक्यूल वाइब्रेशनली एक्टिव है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे मैं जाता हूँ स्लाइड, अगर एक्टिव है तो उसकी क्या वाइब्रेशन एनर्जी डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में कैसी होगी, जैसे मैं दिखाता हूँ। जैसे रोटेशन होती है एनर्जी लेवल्स, एग्जैक्टली आपने पढ़ी होगी, वाइब्रेशन में भी होती है एनर्जी लेवल्स, ठीक है। अच्छा, तो मैं जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप इसके लिए फॉर्मूला ये है कि एनर्जी इज गिवन बाय v प्लस 1/2 एच न्यू, ठीक है। v मीन्स वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। ऐसे आप जाएंगे यहाँ 0 1 2 3 4, तो किस एनर्जी लेवल में कितनी वाइब्रेशन एनर्जी होगी, इस एक्सप्रेशन के थ्रू आप निकाल सकते हैं। आपको v का वैल्यू पुट करना है, फिर पढ़ा होगा। अब यहाँ जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है, अगर आप v को पुट करोगे 0, ये वाइब्रेशन क्वांटम नंबर, वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 1/2 एच न्यू। मतलब जब मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इन द ग्राउंड स्टेट, समझिए बड़ा इंपॉर्टेंट है,
ग्राउंड स्टेट में जी मॉलिक्यूल होगा तो एनर्जी होगी 1/2 hv। 1/2 अब देखो आप अगर आप टेम्परेचर भी लो करते हो ना, इसको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी देखना है थोड़ा सा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्योंकि जब टेम्परेचर होगा तो मॉलिक्यूल एनर्जी गेन करते हैं, उसकी वजह से मॉलिक्यूल जाएंगे हायर एनर्जी लेवल्स में। नॉर्मली ज़्यादा मॉलिक्यूल जाते बिल्कुल हैं ग्राउंड स्टेट में नॉर्मली, लेकिन जब टेम्परेचर हाई होगा तो वी कैन फाइंड देयर पॉपुलेशन इन द हायर स्टेट्स आल्सो। अगर आप टेम्परेचर बनाएंगे 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पे क्या होता है नॉर्मली? ग्राउंड स्टेट में ये नहीं, चीज़ें फ्रीज हो जाती हैं। हाँ फ्रीज एग्जैक्टली तो जब मॉलिक्यूल फ्रीज होता है तो वाइब्रेशन एनर्जी होनी चाहिए 0, हाँ यानी एट एब्सोल्यूट, इसको आप ऐसे देख लो इस टॉपिक को, एब्सोल्यूट 0 पे हम नॉर्मली ये सोचेंगे कि यहाँ पे कोई वाइब्रेशन नहीं होगी, लेकिन जब आप पे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, वो होती है ये वाला वैल्यू 1/2 hv, इसको बोलते हैं 0 पॉइंट एनर्जी। ओके ठीक है, तो ये 0 पॉइंट एनर्जी क्या होता है, ओके इसका टेम्परेचर से क्या रिलेशन है, व्हाट डज इट मीन, ये मैंने आपको बस इशारों में बताया, इसको देख लेना। ठीक है, जी जी बहुत अच्छा जी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बस इशारों में बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास हो नहीं पाएगा सारा सिलेबस, ये मुमकिन भी नहीं नहीं ठीक चल रहा है माशाल्लाह ठीक है। मुझे थोड़ा सा लग रहा है जैसे आइडिया आइडिया मिलना चाहिए, जी पल्ले पड़ रहा मुझे है इस जी पूरे सेशन का यही मेरा आइडिया है कि अगर किसी ने प्रिपरेशन भी की होगी ना, हो सकता है उन्होंने जी ये एरिया टच ना किया हो या उन्हें इस एंगल में ना देखा हो, क्योंकि बहुत सबों ने प्रिपरेशन की होगी, नहीं देखा मतलब बहुत सबों ने मुझे कॉन्टेक्ट जी किया, उन्होंने प्रिपरेशन की है। हाँ बहुतों ने हाँ, लेकिन देखे कभी तो कभार ऐसा ताज़ा होता है ना ताज़ा कि बच्चे आप जब पढ़ते हो तो आप इस एंगल में नहीं सोचते हो, हम्म, इसलिए मैंने बताया था कि इंटरैक्टिव सेशन लोग बोल रहे थे जो है अपना टेस्ट सीरीज, अब टेस्ट सीरीज के लिए मुझे क्वेश्चन बनाने हम्म, पड़ेंगे, मतलब फिर वो ज़्यादा मतलब दैट्स नॉट मुश्किल है इजी, मेरे पास इतना 1 सेकंड का मेरे पास टाइम नहीं होता हम्म, है। इंटरेक्शन में ये होता है कि एक तो आपको भी पता, मतलब अगर भी स्टूडेंट होते तो मैं शायद किसी से क्वेश्चन भी पूछ सकता था, तो आपने इसमें क्या किया, अगर नहीं जी पता होता तो आप नोट डाउन कर सकते हो, या जैसे मैं बता रहा हूँ हाँ वही मैं भी नोट डाउन करके इसको फर्दर पढ़ सकती हूँ, तो ये इसका पूरा बेनिफिट हो सकता है। हम्म, बहरहाल जो रिकॉर्डिंग के बाद भी सुन ले तो हो सकता है उनको कुछ बेनिफिट मिल जाए, वेल एंड गुड। चलते हैं आगे, हम कहाँ थे अभी, हम थे एनर्जी। ये जो क्लासिकल, सेक्शन रूल्स तो क्लासिकल क्वांटम में फंसने की जरूरत नहीं, जी यहाँ पे जो एनर्जी का एक्सप्रेशन है, ठीक हम्म, है, तो ये देखना, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, हाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इधर, अगर आप क्लासिकल पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दो टाइप का ऑसिलेटर्स मिलते हैं, दो टाइप के ऑसिलेटर्स, एक हम्म, हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड हार्मोनिक ऑसिलेटर, वो भी आप देख लो। ठीक है, हम्म, यहाँ पे आप जी पढ़ोगे जी कॉन्सेप्ट ऑफ हार्मोनिक और एन हार्मोनिक, अच्छा अच्छा यस हार्मोनिक एंड एन हार्मोनिक ऑसिलेटर, क्योंकि वाइब्रेशन मीन्स व्हाट, ऑसिलेशन, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल बिहेव यस लाइक एन ऑसिलेटर, लाइक अ स्प्रिंग। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर और एनालॉग ऑसिलेटर में क्या डिफरेंस है, उनके ग्राफ्स में क्या डिफरेंस है, मैं बस शॉर्टकट में बता रहा हूँ। ऐसे होता है ये होता है एनहार्मोनिक, ये होता है वो ऐसे ऐसे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, हार्मोनिक में बिल्कुल ऐसे कर हो जाता है ऐसे, और फिर यहाँ पे वो एनर्जी लेवल, ठीक है, उसको भी देखो। फिर उसी से हमें पता चलता है बॉन्ड जी एसोसिएशन एनर्जी, ये इसकी एप्लीकेशन है, ये भी देख लो वो कैसे निकाल सकते हैं। क्लियर, आगे जी अच्छा, फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है सिलेक्शन रूल, जैसे वहां पे था सिलेक्शन रूल, यहाँ पे भी सिलेक्शन रूल बहुत इजी है। वहां पे था डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, यहाँ पे भी वही होता है, मतलब मॉलिक्यूल एक स्टेप अप एक स्टेप डाउन जा सकता है, एक लेवल से दूसरे से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, वन वन स्टेप। तो उसकी वजह से क्या, उसकी जो उसकी वजह से जो ट्रांजिशन होते हैं वो हाईली इंटेंस होते हैं, जो सिलेक्शन रूल फॉलो करते हैं, तो इसको भी देख लो। अच्छा, फिर लिखा है यहाँ पे प्योर रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम। अभी प्योर वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या, प्योर रोटेशन बेसिकली देखिए, आयन की एनर्जी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू रोटेशन। ठीक, जब आप मॉलिक्यूल पे आयन एडिशन डालते हो तो इसमें होती है वाइब्रेशनल ट्रांजिशन, मॉलिक्यूल वाइब्रेट करना शुरू करता है या ज्यादा वाइब्रेट करता है,
लेकिन रोटेशनल एनर्जी चूंकि कम है तो वाइब्रेशन के साथ रोटेशन भी इन्वॉल्व होती है ऑटोमेटिक, ठीक। इसलिए इसको बोलते हैं रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम। फिर यहाँ पे इसने लिखा प्योर वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है, तो इस एंगल में इसको देख लो, इसको कैसे किया जा सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। मतलब जब आप ये पढ़ना शुरू करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। अच्छा नेक्स्ट, अच्छा जो हम अभी तक पढ़ रहे थे नॉर्मली इस लेवल पे, आपको जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के रिलेटेड, डायटोमिक मतलब नॉर्मली, रोटेशन में तो डायटोमिक 100% आएगा, तो यहाँ पे भी डायटोमिक ही पढ़ते हो नॉर्मली, ऑसिलेटर वगैरह। आप इसमें क्वेश्चन है डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट, मतलब फोर्स कांस्टेंट क्या होता है, कुछ आइडिया है आपको? फोर्स कांस्टेंट वो जो के की जो वैल्यू आती है, हाँ जी, देखिए मैं बस यहाँ पे है ना, दिखा रहा हूँ मैं हल्का सा, मतलब वेव नंबर इज इक्वल टू 1/2πc नहीं और अब अंडर रूट में के बाई म्यू आप करके। देखिए, जैसे ये आपका जी एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। चलो पहले मुझे ये कर्सर ही घूम रहा है इधर सारा, समझ नहीं आ पा रहा है इसको, क्योंकि इधर मेरा सेटअप ही सारा कर्सर हो गया। ये कर्सर मतलब बड़ा मुश्किल है, इससे माउस से घुमा रहे हो या हाथ से? हाँ मैं सारा माउस से घुमा रहा हूँ अभी। माउस मुश्किल है चलाना मगर। चलो मैं ऐसे दिखाता हूँ, ये आपका मॉलिक्यूल है, ठीक, देखा जो मैंने बनाया। जी अब इसको आप वाइब्रेट जी को दोनों से CLO खींचो लाइक रबर और स्प्रिंग, डबल हो जाओ और ठीक, इट विल ठीक एक्सपैंड। इसको जी यहाँ से खींचो तो इट विल एक्सपैंड, एक्सपेंड यहाँ से खींचो तो इट विल एक्सपैंड। यस जैसे आप इसको खींच रहे हो तो एक रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है एज पर द हुक्स लॉ, हुक्स लॉ को भी देख लो, ठीक है, तो वो हुक्स लॉ भी आप देख लो। वो रेस्टोरिंग फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये जितना आप इसको डिस्प्लेस करोगे फ्रॉम द मीन पोजीशन, यहाँ से जितना आप खींचोगे, तो फिर आप कह सकते हो फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अच्छा ये जो रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है डेवलप इन दी अपोजिट डायरेक्शन, मतलब आप ऐसे खींच रहे हो तो इसको वापस लेने की कोशिश कर रहे हो मॉलिक्यूल को, तो ये इसका एक्सप्रेशन है, ये वाला रेस्टोरिंग फोर्स डिपेंडेंट। माइनस के ये जो के है ना, दिस कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट जिसकी मैं बात कर रहा था। जी फोर्स। तो फिर वो रिलेशन जिसकी आप बात करते हो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की, 1/2 क्या है वो यार, इस पे मैंने फोकस किया अपने वीडियो में, जी अंडर 1/2π। और इसी पे क्वेश्चन आते हैं। हाँ वो पहले जी 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 वो देखा था मैंने इस पे थोड़ा मैंने सा उस बहुत टाइम। फोकस किया है, मतलब कोविड के टाइम पे भी कुछ पढ़ाया था, मैं वो वीडियो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। अच्छा कोविड के टाइम पे उसमें मैंने कुछ इस पे फोकस किया, जी वो प्लीज। एक बार देख लो। मतलब वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी किस चीज़ पे डिपेंड करती ठीक है, ये होता है आपका रिड्यूस्ड जी मास, इनवर्सली ये इस है पे आपका फोर्स कांस्टेंट, रिड्यूस्ड मास उस पे मतलब डायरेक्ट जी जी प्रोपोर्शनलिटी इसके साथ इनवर्स प्रोपोर्शनल रिड्यूस्ड मास इन दो एटम्स का, तो इस ये कहा ये कोई बॉन्ड पे है कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे भी हाँ है ना? फिर देखो ना, देखिए अगर आप बॉन्ड जी बनाते हो सिंगल, फिर डबल, फिर ट्रिपल, जी ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग है, तो ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा है। इसका के वैल्यू यस ज़्यादा होता है, जब के वैल्यू ज़्यादा है तो डायरेक्ट ज्यादा होगा वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी मोर, बिल्कुल जी जी तो इसकी कम, तो इसलिए डिफरेंट जी बॉन्ड्स की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी मैंने इसको डिस्कस किया, अच्छा वैसे मतलब उसी एंगल में क्वेश्चन बन जाएगा, जी जितना बॉन्ड स्ट्रांग अकॉर्डिंग वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, इसी पे क्वेश्चन आता है, ये बड़ा समझ इम्पोर्टेंट। आता है जी। अच्छा नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाते हैं हम, फोर्स कांस्टेंट एंड बॉन्ड लेंथ। अच्छा बॉन्ड लेंथ, अगर बॉन्ड की लेंथ बड़ी है, ज्यादा है, इसका मतलब ये वीक बॉन्ड है, तो एनर्जी कम हो गई। यस अकॉर्डिंगली अगर बॉन्ड की लेंथ कम है, इसका मतलब इट्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ठीक है, तो ये इसके ऑर्डर ऑफ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, वो ये वाला है, ये वाला मतलब आना ही आना है, वाइब्रेशनल दो क्वेश्चन आने ही आने, एक ये वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, और वाइब्रेशन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मोस्ट के इम्पोर्टेंट। लिए, इसको भी मैंने डिस्कस किया हुआ, मैं शेयर कर लूँगा, अगर देखो मैं एक दो दिन के बाद में कहीं पहुँच रहा हूँ तो उसके बाद, लेकिन मुझे शायद यहाँ इंटरनेट चलेगा नहीं बाहर, मुश्किल है ये ना, मुश्किल है क्योंकि वो सिम चला जाता है ना, आउट ऑफ प्रीपेड सिम से, हाँ जी आउट ऑफ स्टेट। मुश्किल है मेरे लिए भी सीखना बहरहाल। तो वाइब्रेशन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम
अगर लीनियर मॉलिक्यूल है तो कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है तो कितने, कैसे निकालते हैं, फिर उनमें से कौन सा वाइब्रेशन रिएक्टिव है, कौन सा नहीं है। आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप कार्बन डाइऑक्साइड का देख लो, वाटर का देख लो, और एक दो मॉलिक्यूल जो आपकी बुक्स पे नॉर्मली होते हैं उन्हीं का देख लो आप। वही 3n-5 वाली फॉर्मूला 3n-6। ठीक है, आवाज आ रही? ठीक है आवाज जी, आ रही। बहुत ईजी है ये, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आना ही आना है। हाँ, इस पे अब एक क्वेश्चन आता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला, इसको आप याद रखो। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल होता है लीनियर। जब आप उसमें जी। वाइब्रेशन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो आपको निकलते हैं शायद 4, 3n-5 फॉर्मूला की तरह। जरा एक कर लो आप, 3n-5 क्या निकलेगा? यहाँ n की वैल्यू क्या पुट करनी है? नंबर ऑफ एटम्स। अच्छा, 9 - 4 आएगा। 4, तो 4 आता है वैल्यू। अब इन 4 में कभी ये हमेशा पॉसिबल नहीं कि चारों की चार ही वाइब्रेशन रिएक्टिव हो, मतलब चारों की चार ही आप स्पेक्ट्रम में देख सकते हो, आपको 3 ही दिख सकते हैं कभी कभार। ठीक है, उसकी क्या है वो भी आप देख लो, ये बुक्स में सारा डिस्कस है। मतलब होते हैं 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, लेकिन स्पेक्ट्रम में 3 ही नजर आते हैं, क्यों? ठीक है, फिर उसके बाद ये जो मैं बोला था, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अभी आएगा इधर इधर, इसको हम डिस्कस हल्का सा कर लेंगे नीचे, एक ही है और सिलेक्शन होगी। ठीक है, तो जितना मैंने आपको बताया इसके अंदर क्वेश्चन को देखो। अब आता है अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी मींस वी आर डीलिंग विद यूवी विजिबल लाइट। ट्रांजिशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पर ऊपर जो था रोटेशन, वहाँ पे हम माइक्रोवेव रेडिएशन के साथ डील कर रहे थे, वाइब्रेशन में हम डील कर रहे थे विद आई रेडिएशन, और अल्ट्रावायलेट में हमारे पास जो रेडिएशन है वो है अल्ट्रा और विजिबल, अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेडिएशन। ठीक, क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे हमें याद रखना पड़ेगा कि अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेडिएशन हम मॉलिक्यूल पे डालते हैं तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। सिंपल, क्लियर? अब देखिए इसे यहाँ पे दोबारा दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, क्यों दिया यहाँ पे, इसलिए बता रहा था ऊपर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बड़े कॉन्फिडेंटली माइंड में रखते हैं। मैं डिस्कस दोबारा कर रहा हूँ, वेरियस की एनर्जी, वेरियस रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर, वेरियस रेडिएशंस की वेव नंबर का ऑर्डर। ठीक है, इसी तरह से उनके जैसे आईआर का मैंने फार आईआर, नियर आईआर, उसका कॉन्सेप्ट, फिर उनकी जो वेव, उनका जो रेंज है, रेंज ऑफ रेडिएशन, पर्टिकुलरली आईआर, यूवी और विजिबल, वो याद रखना इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है। अच्छा, कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी आता है, हम जो चीज़ों को देख रहे होते हैं ना, कोई ग्रीन है कोई ब्लू है, हम क्यों देखते हैं? क्योंकि रेडी वो जो चीज़ है वो एब्जॉर्ब करता है इन द विजिबल रीजन। जो विजिबल रीजन हमारे पास है, मतलब 340 360 से लेके 760 तक, मतलब अप्रॉक्सीमेटली, तो वो उस रीजन में एब्जॉर्ब करेगा, देन ओनली वी कैन ऑब्जर्व इट, मतलब हमें वो नजर आएगा, अदरवाइज ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा। तो कभी कभार इसमें भी क्वेश्चन आता है कि वेवलेंथ दी हुई कि फलानी मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब्स इन दिस रीजन, इज इट कलर्ड और नॉट। जैसे वाटर है हमारे पास, जैसे हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, इसका कलर कैसा है? नो, देयर इज नो कलर, वाटर का कलर ही नहीं है। कलर क्यों? क्योंकि अगर आप इसकी एब्जॉर्प्शन बैंड्स देखोगे ना यूजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वो आपको अराउंड 200, और 200 अल्ट्रावायलेट रीजन, या 220 के आसपास, 50 250 तक, वो होते हैं अल्ट्रावायलेट रीजन। अल्ट्रावायलेट रीजन हमारी आंखें उसको डील नहीं करती, वो विजिबल को डील करती। कभी कभार इस एंगल में भी क्वेश्चन मतलब पॉसिबिलिटी है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक तो बीर लैम्बर्ट लॉ को देख लो, इसमें भी दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, बीर्स लॉ, एक तो है बीर्स लॉ, फिर लैम्बर्ट्स लॉ, फिर बीर लैम्बर्ट्स लॉ, हाँ, मतलब इसमें पहले बीर ने दिया था, फिर लैम्बर्ट ने दिया था, फिर मिक्स अप बीर लैम्बर्ट लॉ। ठीक है, तो कोई देख लो, जैसे नॉर्मली पहले दिया था बीर ने, पहला कंसेप्ट था, सॉरी लैम्बर्ट ने, तो लैम्बर्ट ने कहा था कि जब भी किसी मॉलिक्यूल या सैंपल पे रेडिएशन पड़ती है अल्ट्रावायलेट विजिबल, so that absorption depends on path length. लैम्बर्ट ने क्या कहा था कि वो जो एब्जॉर्प्शन है सैंपल, जब दैट डिपेंड्स ऑन पाथ लेंथ, पाथ लेंथ जानते हो ना, पाथ लेंथ,
ये मान लो ये सेल है, इस पे रेडिएशन पड़ती है, इस सेल जी की विड्थ, मतलब अगर सेल बड़ी होगी ना तो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि रेडिएशन इतनी जी डिस्टेंस से पास होगी ऐसे। तो लैम्बर्ट के हिसाब से डिपेंड्स ऑन जी द पाथ लेंथ, बीर के हिसाब से डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन, दोनों को मिला के डिपेंड्स ऑन एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल। ये वाला रिलेशन इसको पूरा देख लो, ठीक है, यानी एब्जॉर्प्शन रिलेशन सब रिपीट करना। एप्सिलॉन सी अच्छा एल, इसको देख लो, ठीक है। ओके मतलब एब्जॉर्बेंस किस पे डिपेंड जी करता है, जी इट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल, इट डिपेंड्स ऑन अब तो पाथ लेंथ फिक्स होती है इंस्ट्रूमेंट्स में, मतलब ये 1 सेंटीमीटर। अब तो हमारे पास जो पैरामीटर है दैट इज दिस कंसंट्रेशन, आप कंसंट्रेशन बढ़ाओ तो एब्जॉर्बेंस बढ़ जाएगा। फिर आपने वो ग्राफ भी देखा होगा ऐसे स्ट्रेट लाइन, जी अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है तो इट ओबेज बीर लैम्बर्ट्स। फिर क्वेश्चंस की किस किस कंडीशन में बीर लैम्बर्ट लॉ ओबे नहीं होता है कि आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं आ सकती, ठीक है। मतलब जैसे नॉर्मली आपके का जो ठीक है ना, इट्स वैलिड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, अगर आपकी सॉल्यूशंस डाइल्यूट है तो ठीक दिस इज वैलिड, अदरवाइज इट विल डिविएट। तो डिविएशन के लिए और भी क्या फैक्टर्स है, कॉन्सेंट्रेशन क्या भी फैक्टर्स है, तो प्लीज उसको भी देख लो, ठीक है। इस तरह से ये जो टर्म है एक्सटिंक्शन ठीक कोफिशिएंट, इसके क्या मतलब है, और ये एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का अलग अलग होता है, मतलब ये मॉलिक्यूल की अपनी प्रॉपर्टी रहती है, इसका वैल्यू इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, इसको भी देखो। जी फिर इसमें एक ठीक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बराबर ये है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। इस पे यहाँ पे क्वेश्चन आना ही आना है दोबारा, यहाँ से ही बता रहा हूँ मैं गारंटी के साथ। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेशन, मैं चलता हूँ थोड़ा स्लाइड पे जी ताकि इम्पोर्टेंट आपको आइडिया हो जाए कहाँ से क्वेश्चन बन, कैसा क्वेश्चन आ सकता है। देखिए लेट्स से हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल हो, ये आपका स्टोन मॉलिक्यूल है, ठीक, जी स्टोन मॉलिक्यूल, इसमें दो टाइप्स के बॉन्ड्स है, एक सिग्मा बॉन्ड है, दिस सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा और ये पाई, सही बात दो टाइप के बॉन्ड्स है, सिग्मा बॉन्ड भी है, पाई बॉन्ड भी है, और साथ में लोन पेयर्स भी, जी ठीक है। यस तो इसमें हम ये कहेंगे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी है, पाई इलेक्ट्रॉन्स भी है, लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स भी है। तो जब आप इसकी ऑर्डर पढ़ोगे ना तो इस तरह से आपको डायग्राम दिखेगी ऐसे, एन पाई ऐसे, इस तरह से, मतलब मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। फिर जब इस पे लाइट पड़ती है तो यही इलेक्ट्रॉन जो है इस ट्रांजिट हो जाते हैं फ्रॉम वन लेवल टू नेक्स्ट, मतलब इधर से इधर, इधर से इधर, वी डोंट नो, ठीक। ये पूरा इसको देख लो आप, ठीक मतलब मैं शॉर्टकट में जा रहा हूँ, ऐसे इसकी बहुत सारे लेवल्स हैं, कभी यहाँ से यहाँ जाता है, कभी यहाँ से यहाँ जाता है। तो वो जो ट्रांजिशन है ना, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, एन टू पाई स्टार, इनको देखना है, ये इंपॉर्टेंट है, बल्कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फिर वहाँ ठीक पे आपको ऑर्डर बताया जाएगा एनर्जी, किसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी है, इसकी है, इसकी है, इसको देख लो, ठीक है। अब देखो अगर इसकी एनर्जी ज़्यादा है तो वेवलेंथ और एनर्जी के बीच में रिलेशन होती है उल्टा, इनवर्स रिलेटेड। अगर इसकी एनर्जी ज़्यादा है मतलब वेवलेंथ रेडिएशन की क्या होगी, कम। कम हो गया कम हो तो कभी जी वेवलेंथ भी क्वेश्चन आता है, कभी भी एनर्जी भी क्वेश्चन आता है, लेकिन होता है इसी के रिलेटेड, क्लियर ठीक बात। अच्छा, ठीक इसके अलावा क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, कहाँ से पॉसिबिलिटी, यहाँ पे क्या मसला है कि इसको कर्सर फिर वापस देना पड़ता है, अदरवाइज ये मूव नहीं होता है, यहाँ पे ये लिमिटेशन है बहुत सारी, इसके मुझे दोबारा करना पड़ता है एवरी टाइम। अच्छा, साथ में इसके जो क्वेश्चन बन सकता है इस टॉपिक में वो है, एक तो आप सोर्स याद रखेंगे, ठीक, कि मॉडर्न जो आजकल की जी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स है उनमें अल्ट्रावायलेट के लिए कौन सा लंप इस्तेमाल होता है, विजिबल के लिए कौन सा लंप इस्तेमाल। अच्छा, अच्छा उसके साथ में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा नॉर्मली होती है बैंड, मतलब ब्रॉड, ये ब्रॉड होती है ज़्यादा, ठीक है नॉर्मली। हाँ, एक क्वेश्चन आता है इसमें, और वो ये इसकी मैं आपको आइडिया देता हूँ, खास करके जो ये जो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन है ये वाला, इसको याद रखिए। जी एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन में सॉल्वेंट का इफेक्ट, अगर सॉल्वेंट चेंज करें तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा, इसी तरह से अगर मीडियम एसिडिक बन जाए तो इस पर क्या फर्क पड़ेगा,
ठीक है, इसको देख ले, बड़ा इंपॉर्टेंट हम्म, है। इस तरह से पाई टू पाई स्टार पे भी आता है क्वेश्चन, मतलब इन पे सॉल्वेंट इफेक्ट और एसिड का इफेक्ट। क्लियर? अच्छा जी, बात है, ठीक है। इसके तो अलावा जी, इसने यहाँ पे क्वेश्चन एक नहीं दिया है, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सोक्रोम क्रोमोफोर। उसको भी आप देख लो, सिलेबस में नहीं है लेकिन आप देख लो, बहुत इजी है वो। ऑक्सोक्रोम क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम क्रोमोफोर वो, क्रोमोफोर, ठीक है। मतलब किसी को शायद डाउट ना हो, सिलेबस में नहीं है वो, रिलेटेड आ सकता है। मतलब मैं हूँगा तो मैं तो बिल्कुल निकालूंगा, ठीक वो तो इजी है ना, वो रिलेटेड है, उसको निकाल नहीं निकालना, बल्कि आ भी सकता है क्वेश्चन ठीक विदाउट एनी डाउट, उसमें कोई मसला नहीं। अच्छा एक सेकंड, है, अच्छा। अच्छा और एक माइंड में मुझे क्वेश्चन आया था, मैं फिर भूल गया। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, आपके पास एक रूल है कि जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ जाती है ना, तो क्या होता है, मतलब ये ना कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स, जी 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 जी। कॉन्जुगेशन बढ़ जाती है तो इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन इजी हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, मतलब फिर आप वो हम्म, एब्जॉर्ब करेंगे जो वो रेडिएशन जिनकी वेवलेंथ कम है, जिनकी एनर्जी कम है, वेवलेंथ ज़्यादा है। तो इफेक्ट ऑफ ज्यादा ठीक। ऑन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, मॉलिक्यूल कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर इफेक्ट सकते ऑफ कंजुगेशन। हैं, हाई वेवलेंथ, लो वेवलेंथ, वो भी देखना। तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है लेकिन क्वेश्चन आ सकता है, श्योरली क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन एंड ट्रांजिशन है। ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, जी जी। इसी के रिलेटेड मैं आपको ये, आपको ऐसे याद रहेगा, जो टमाटर होते हैं ना, टोमेटो, हम्म, टोमेटो, गाजर, येलो वाली और वो रेड हम्म, वाली, उनमें जी जी। वो कलर्ड क्यों है, क्योंकि कोई पिगमेंट मौजूद है उनमें, और उस पर वो पिगमेंट होता है हाईली अच्छा कॉन्जुगेटेड। ठीक है, क्योंकि जितना कॉन्जुगेशन बढ़ अच्छा, जाता है तो जी कलर भी अकॉर्डिंगली आता है, विबगॉर के अकॉर्डिंग, विबगायर GYR के अकॉर्डिंग। ठीक, जी। वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो जितना कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब अराउंड दिस रेड रीजन। तो उसमें कितने हम्म, डबल बॉन्ड्स है, कैरोट में जो पिगमेंट है कैरोटीन, उसमें कितने डबल बॉन्ड्स है, हम्म, टोमेटो में जो पिगमेंट है ठीक। उसमें कितने डबल बॉन्ड्स है। इस तरह से जो विटामिन B12 है, हम्म, ठीक है, उसमें भी डबल बॉन्ड्स होते हैं, जो आई में हम्म, जो नॉर्मली आई के लिए इस्तेमाल जो लगता है ना विटामिन B12, जी जी। उसमें कितने डबल बॉन्ड्स है, उस पर क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन अभी मेरे माइंड में आया था, फिर निकल गया, स्किप हो गया, जहाँ से क्वेश्चन नॉर्मली देखा था मैंने एग्जाम में। ठीक है, इतना आप माइंड में रखो। ठीक, तो ये हो गया ठीक है आपका इंशाल्लाह। 100% से क्वेश्चन आएगा, जितना मैंने बता दिया, मतलब मैं 100% श्योर बता रहा हूँ। ठीक ऐसे वो क्यों इंशाल्लाह। लिखी जाएंगी हवा में, मुझे समझ नहीं, बल्कि यही क्वेश्चंस आते हैं आपके नेट में भी। अब मेरा कजर ही गायब हो रहा है, फिर तो ढूंढना पड़ता है, कजर चला कहाँ जाता है। ये आ गया, मैंने रखा है घर पे सारा टैब वैब सेटअप, लेकिन यहाँ बड़ा मसला है। हाँ, आ गया। सफर में मुश्किल हो जाता है। वो अचानक मुझे निकलना पड़ा बाहर, इसलिए, नहीं तो मुझे फ्राइडे का प्लान था ना। तो जी होपफुली जी दिस इज ऑल अबाउट योर पोर्शन नंबर 1। ठीक है, जी। ये आपका, आप दूसरे पोर्शन पे आ अच्छा जाते हैं। अभी ये 10 मिनट है मेरे पास, 5-10 मिनट, तो ये खत्म करते हैं जी आपका न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। जी, माशाल्लाह। देखिए, का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको माइंड में रखना चाहिए, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। हम्म, ठीक है, इसने ज्वाइन जी किया है, आवाज़ बहुत आ रही, किसी और ने ज्वाइन किया है, क्योंकि जी। आवाज़ आ रही बहुत। हाँ किया चल, हुआ है। हाँ चले, कोई नहीं मसला, कोई रिस्पॉन्स उधर तो आ नहीं रहा, को मतलब आप ही गया होगा तो शायद वो खामोश है। चले, तो एनएमआर जी का प्रिंसिपल देखेंगे आप। ठीक है, एनएमआर हम्म, प्रिंसिपल में आप वो कौन से मॉलिक्यूल्स एनएमआर में एक्टिव होते हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स एनएमआर में एक्टिव नहीं जी होते हैं। फिर इसमें वो कैटेगरीज थी, जी। वो R D1 वाला। हाँ वो ऑडियन वाला, जी उसको थोड़ा याद रखना। जी जी। फिर प्रिंसिपल इसका क्या है, किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी वगैरह। ठीक है, अच्छा, जी जी। फिर इसमें सोर्स ऑफ रेडिएशन क्या है, इसमें कौन सी रेडिएशन, अच्छा हम्म, ये न्यूक्लियस किसके साथ डील करता है। ठीक है, ऊपर वाले किस करते थे, हम्म, जैसे अल्ट्रावायलेट में वी आर डीलिंग विद इलेक्ट्रॉन्स, हम्म,
ठीक है, Hmm. वाइब्रेशन में वी आर डीलिंग विद the Vibration vibration of motion of the atoms. bond. हाँ, vibration motion of atoms or where the bond length change or the bond angle changes. ये चेंज क्या है, सोर्स क्या है, दोनों याद रखनी, ठीक है। अच्छा, सेम इज द Yes, sir. अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन न्यूक्लियर स्पिन। यहाँ भी आपको ज्यादा परेशान लेने की जरूरत नहीं है, चंद न्यूक्लियस की स्पिन आपको माइंड में रखनी है। आपका जो हाइड्रोजन एटम कार्बन 13 है, फ्लोरीन, फास्फोरस और एक दो है, बस दैट्स इट। ठीक है, बाकी ज्यादा परेशान लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, स्पिन का वैल्यू क्या Sir, अस्सलाम जी सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं। सर एक्चुअली सर हमें इसमें खाली प्रोटॉन एनएमआर पढ़ना है या कार्बन 13 और नाइट्रोजन वो भी टच करने हैं? सिलेबस के हिसाब से लिखा है प्रोटॉन ऑनली, सिलेबस के हिसाब से, लेकिन हल्का सा आइडिया, हल्का सा रखो कार्बन 13 का भी, हल्का सा, मतलब ज्यादा कोई बड़े बड़े नहीं पढ़ने, बेसिक आइडिया रख सकते हो, कोई मसला नहीं। सर वो भी मतलब खुद में बहुत ज्यादा ब्रॉड टॉपिक्स है ना, लाइक कार्बन 13, बिल्कुल इसीलिए मैं बिल्कुल ब्रॉड वर्ड नहीं आएगा, मतलब सर लेकिन आप रख लो कार्बन 13 का बेसिक कॉन्सेप्ट भी माइंड में, मतलब ओके सर, ओके थैंक कि कार्बन 13 में पॉपुलेशन, कार्बन 13 की वो एबंडेंस वगैरह, फिर एबंडेंस है सर। डेल्टा का वैल्यू ज्यादा होता है कार्बन 13 की केस में इन कंपेयर टू प्रोटॉन, हल्का सा, बाकी परेशानी नहीं लेनी इसमें ज्यादा। अच्छा, यहाँ पे ओके सर, वैल्यू क्या होगा, सो दैट इज नंबर एक्टिव, वो भी याद रखो। जैसे मैं बोल रहा था ना मॉलिक्यूल्स का, H2 का हो या ऑडिबल ठीक, तो वो थोड़ा सा आप देख लो। फिर ये सैचुरेशन, तो मुझे नहीं लग रहा है यहाँ से क्वेश्चन आएगा। सैचुरेशन किसी ने पढ़ा हो तो बताओ, सैचुरेशन मींस व्हाट? नहीं सर हमने नहीं पढ़ा एक्चुअली, ये टॉपिक नहीं मिला मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। देखो सैचुरेशन का मतलब क्या होता है, मैं बस शॉर्टकट में बता रहा हूँ यहाँ पे। ये पूरा क्लास ही आइडिया सब बेसिक, मतलब एक गाइडेंस देने का है ना कि पढ़ाने का है। तो मैंने तकरीबन ओके सर, टॉपिक्स कवर अप किए, क्योंकि रिकॉर्डिंग के बाद आप देख सकते हैं मैंने सारे टॉपिक्स ही कवर अप कर लिया ऑलमोस्ट शॉर्टकट में। सैचुरेशन का मतलब बेसिकली, एक सेकंड लेट इट ओपन। देखिए, हाँ, जैसे ये आपकी दो लेवल है एनएमआर की, ठीक, ग्राउंड स्टेट और एक्साइट स्टेट, ठीक है। ऐसे आपने इस पे फ्रीक्वेंसी डाल दी है, कौन सी रेडिएशन यूज करते हैं हम यहाँ पे? रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो वेव। रेडियो वेव्स। सोर्स क्या है रेडियो वेव्स का, वो भी रखना माइंड में। सोर्स देख लो, अभी नहीं पता लेकिन सोर्स देख लो आप, ठीक। अच्छा, फिर हम यहाँ से जैसे मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल मतलब नहीं, जो न्यूक्लियन है वो दैट न्यूक्लियस स्टेट एंड देन इट विल फ्लिप द स्पिन, ठीक, ऐसे, क्लियर। अच्छा, सैचुरेशन का क्या मतलब है, अगर आप कंटिन्यू इस पे रेडिएशन डालेंगे ना कंटिन्यू, तो ये सारे के सारे स्पिन्स ऊपर जाएंगे, जितने ग्राउंड स्टेट में होंगे ये सारे ऊपर चले जाएंगे। तो जब सारे चले जाएंगे तो नीचे खत्म, ठीक। आफ्टर सम टाइम यू विल नो बर एनएमआर, दैट्स कॉल्ड सैचुरेशन। आया समझ? मेरा नहीं कह ओके सर, रहा, लेकिन इस एंगल में शायद कोई तो डाल दे, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो। तो बस ये आइडिया है सैचुरेशन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपने टॉपिक वापस। तो कहाँ पहुंचे थे हम? मैंने बोला ना मेरी, मैं थोड़ा बाहर हूँ, फील्डिंग डिशफील्डिंग का। हाँ बस, तो एक बार मुझे कर्जर वापस आ जाए अपना। एक कर्जर मुझे ढूंढना पड़ता है ना। Where is this cursor? हाँ यहाँ, ये हाँ, शील्डिंग डिशील्डिंग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन को यहीं से आएगा आपका। शील्डिंग डिशील्डिंग, शील्डिंग डिशील्डिंग पे जितना आपने पढ़ा होगा कि शील्डिंग का मतलब क्या होगा, डिशील्डिंग का मतलब क्या होगा, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर शील्डिंग, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर डिशील्डिंग, सिग्मा इलेक्ट्रॉन से होता है या पाई इलेक्ट्रॉन से होता है, व्हाटएवर, उसको आप पूरी तरफ से देख, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, फिर इसी शील्डिंग डिशील्डिंग के रिलेटेड आपका वो डेल्टा वैल्यू है, केमिकल शिफ्ट, ठीक है। वो केमिकल शिफ्ट जो आगे आ रहा है यहाँ पे, वो केमिकल शिफ्ट किस पे डिपेंड करता है, उसका एक्सप्रेशन क्या है। और केमिकल शिफ्ट के लिए हम वो जो स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हैं, क्या बोलते हैं इसे, टीएमएस, मिथाइल सिलेन। ठीक है। वो पूरा सारा स्केल, स्केल में भी आपको ज़्यादा जान मारने की जरूरत नहीं, जो बेसिक्स है, जैसे अल्कीन का डेल्टा वैल्यू कहाँ पे आता है,
जैसे आप Aldehyde बेंजीन मॉलिक्यूल्स के प्रोटॉन, 2.5, अल्डिहाइड्स 8.5 to 6.5. कार्बोक्सिलिक, ये थोड़े से मोटे मोटे वैल्यूज आपको याद रखने पड़ेंगे। मतलब आइडिया होना चाहिए माइंड में कि किसका ज्यादा किसका कम, व्हाट इज द रीजन। हाँ, इसमें 3 केसेस है इंपॉर्टेंट जो यूजुअली आपने बुक्स में पढ़े होंगे। एक तो अल्कीन का, वो जो सारा याद है कुछ आप लोगों को अल्कीन का, वो जो व्हाई द अल्कीन इज डिसशील्डेड, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, कुछ याद हो कि चल मैं आपको आइडिया थोड़ा देता हूँ, मुझे वापस जाना पड़ेगा। लेट मी मूव बैक, आपको याद आ जाएगा मैं इसमें कहना क्या चाहता हूँ। एक सेकंड, आपने 3 केसेस पढ़े होंगे। एक आपने पढ़ा होगा ऐसे, ये आपका अल्कीन मॉलिक्यूल है, ये वाला, आपने 3 केसेस पढ़े होंगे, ये अल्कीन, ये आपका अल्काइन और ये आपका बेंजीन। पढ़ा Yes. इसके प्रोटॉन्स, फिर वो आपने पढ़ा होगा वो ऐसे इस तरह से डायग्राम, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट ऐसे एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट। वो बिल्कुल भी वही बनाना चाहता था। हल्का सा उसको देख लो कि व्हाट इज द रीजन फॉर दैट डायरेक्शन। अगर ये अप्लाइड फील्ड है और इसकी डायरेक्शन सिंपल, वही डिटरमाइन करता है शील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अल्कीन और अल्काइन के केस में वी नो इट इज शील्डेड इन दिस, इट इज शील्डेड अल्काइन, उसका भी वही रीजन, वो एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट, वो भी देख लो। अच्छा, इसका भी देख लो जो पूरा आप पढ़ते हो, ठीक, एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट। इसी तरह से जो अल्डिहाइडिक प्रोटॉन है, अल्डिहाइडिक प्रोटॉन, ये भी होता है हाई शील्ड, इसका वैल्यू होता है बहुत हाई, व्हाट द वैल्यू, अराउंड 11 के आसपास इसका डेल्टा वैल्यू। तो वो किस वजह उसका भी वही इफेक्ट। तो ये 4 मॉलिक्यूल का देख लो। उसके बाद एनुलिन, एनुलिन मॉलिक्यूल इन वाले स्पिल्डेड होते हैं। हाँ, उसमें इंटरनल क्या मसला है और एक्सटर्नल क्या मसला है। वो जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स वाले इंटरनल प्रोटॉन 18 एनुलिन 18 है। हाँ, एनुलिन मतलब ये Shielded 4 out protons, de-shielded. हाँ बिल्कुल, ये 4 मॉलिक्यूल्स दे आर मोर देन इनफ, इसकी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। अच्छा, नेक्स्ट मैं वापस आता हूँ सिलेबस पे, मुझे ये खत्म करना है। ओके, कुछ होगा केमिकल शिफ्ट, हाँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट, इसको भी देख लो। मतलब कुछ तो मैंने बता दिया ऑलरेडी, सिग्मा पाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और कभी कभार रेस्ट ऑफ द थिंग्स, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट। हाँ, वही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच करोगे, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, व्हाटएवर, ठीक है। आपकी बुक्स जी इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही टर्म यूज की, इंडक्टिव। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी होगा शायद। बिल्कुल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी आप देखेंगे। उससे क्या होता है, नॉर्मल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट क्रिएट्स लिटिल बिट ब्रॉडनिंग। मतलब मैं आपको इसे बताता हूँ, ब्रॉडनिंग इज कैन ऑब्जर्व इन केस ऑफ अल्कोहल्स, OH बॉन्ड, phenols broadening, carboxylic acids broadening, amines broadening, slight broadening in case of amines। तो वो देख लो आप, मतलब डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, आइडिया होना चाहिए कि ब्रॉडनिंग किस किस में हो सकती है एंड व्हाई, ठीक है। नेक्स्ट, फिर स्पिन स्पिन इंटरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आपको पता होगा। मतलब कौन से प्रोटॉन्स किसको ब्रेक कर सकता है, किसकी पीक को ब्रेक कर सकता है एंड व्हाई, जी याद है अभी कुछ माइंड में हो तो जी। Sir, अगर नेबरिंग वाले जो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हो तो स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग, बिल्कुल वही वाला कॉन्सेप्ट, बिल्कुल ठीक है, वो भी आप देख लो। फिर वो n+1 फार्मूला जो भी आप यूज करते हो, ठीक है। यस सर, और फिर उसकी इंटेंसिटी एज पर द पास्कल ट्रायंगल, यस माइंड में रखो। फिर उसी के साथ है आपका कपलिंग कांस्टेंट, मतलब कपलिंग कांस्टेंट जो द डिस्टेंस बिटवीन द टू पीक्स, जैसे अगर ये 2 पीक्स है तो इनके बीच में डिस्टेंस, ठीक है। तो कपलिंग कांस्टेंट किसका ज्यादा होगा, विशनल प्रोटॉन्स, जिम प्रोटॉन्स, किसका ज्यादा होगा, हल्का सा इसका रख लीजिए, ठीक है। किसका कपलिंग कांस्टेंट, मतलब अगर जिमाइनल प्रोटॉन्स है या अगर विशनल प्रोटॉन्स है तो किसका कपलिंग कांस्टेंट ज्यादा है, ठीक है, क्लियर। ये भी याद होना चाहिए, इजी है बिल्कुल, कोई इतना मसला नहीं। फिर स्पिन डिकपलिंग, इससे टॉपिक दिया, ये आपने पढ़ा है आप लोगों ने? हाँ थोड़ा सा पढ़ा, लेकिन उतना समझ नहीं आया मुझे। इसमें है कि मतलब स्पिन जो नेबरिंग ग्रुप्स करते हैं ना, उसको डीकपल करना चाहिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ वो जैसे इन्हें कार्बन 13 को एग्जांपल लिया है मैन, वहीं से शुरू हुआ। जी जी जी, मतलब आप क्या करते हो, डबल जैसे आपके पास इरेडिएशंस का।
आपके पास दो पीक्स आ रही हैं कहीं पे फॉर एग्जांपल, ठीक। अब ये दो पीक्स आपको कंफ्यूजन है कि ये पीक किसकी वजह से, ये पीक किस प्रोटॉन की है। हम क्या करते हैं, एक पीक को हम कंटिन्यूअस इरेडिएट करते हैं कंटिन्यूअसली, उसकी वजह से इस जी ये जी पूरा आगे इसका दूसरे इसका तरफ। इसकी पीक ही एनएमआर पे खत्म हो जाती है, इसको बोलते हैं सुपन डिकपलिंग। इट्स आल्सो कॉल्ड एज डबल रेजोनेंस, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा देख, यस। इसमें जाने की जरूरत नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। ओके या इस तरह से ठीक न्यूक्लियर है। ओवरहाइजर इफेक्ट, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट माइंड में रहना चाहिए बेसिक, जरूरी ऑब्जेक्ट में क्या पता चार में से एक ऑप्शन ये भी डाल दे, ठीक है। मतलब डेफिनेशन बेसिक कॉन्सेप्ट, बाकी डिटेल में नहीं जाना इसको, ठीक है। एनओई इफेक्ट, न्यूक्लियस कैसे? न्यूक्लियर ओवरहाइजर इफेक्ट, एनओई, ये डिकपलिंग के साथ ही आता है। जी सर। तो मतलब बेसिक डेफिनेशन देखो क्या, अगर हमने फॉर एग्जांपल उन लोगों ने आपको क्वेश्चन रखा इस तरह से, which of the following phenomena is used to understand or to use to differentiate the protons, for example वहां पे लिखा है सुपन डिकपलिंग, एनओई लिखा है और साथ में ए प्लस बी भी लिखा है, एक ऑप्शन ए एंड बी। अब ए एंड बी अगर आपको एनओई नहीं पता तो आप फंस जाओगे ना, यू विल गो फॉर द डिकपलिंग। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, तो कभी कभार क्या एक से ज्यादा टेक्निक से भी हम ये पता कर सकते हैं, तो अगर वो ए एंड बी आ गया ऑप्शन तो फिर वहाँ क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसलिए हल्का सा बेसिक कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। अच्छा, तो ये तो हो गया बेसिक्स अबाउट द एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अच्छा, इसके अलावा हाँ, एक एग्जाम में आ गई जो आपके इथेनॉल मॉलिक्यूल होते हैं, इथेनॉल मॉलिक्यूल, मैं वापस चलता हूँ। जैसे आपका इथेनॉल मॉलिक्यूल है, इस पे भी मुझे लगता है क्वेश्चन आ सकता है। ये जो अपना इसमें कितनी पीक्स बनेंगी, अब मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ। हाउ मेनी पीक्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी पीक्स, इस ये एक जो तरफ एक बनेगी, वंश में एक बनेगी, फिर उनका स्प्लिटिंग इसके पैटर्न, पर एक पे पड़ेगी 3 1 4। फिर बाद में जी स्प्लिटिंग पैटर्न। लेकिन कभी कभार क्या क्वेश्चन यहाँ पे आता है अल्कोहल के बारे में, इसके बारे में क्वेश्चन आता है। अगर आपका मीडियम एसिडिक है, जी आपका मीडियम एसिडिक है, या क्योंकि इट इज इन्वॉल्व दी एक्सचेंज, ठीक है, इसका एक्सचेंज पढ़ लो आप बस शॉर्टकट, एक्सचेंज ऑफ ओएच प्रोटॉन, इसको थोड़ा देख लो, ठीक है। फिर उससे एनएमआर पे क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन मेरे जहन में होने का आ गया, लाइफ टाइम ब्रॉडनिंग भी देख लो, लाइफ टाइम ब्रॉडनिंग, एनएमआर में लाइफ टाइम ब्रॉडनिंग, मतलब वो मैं बताता हूँ शॉर्टकट में होता क्या है बेसिकली। जो आपकी पीक होती है, पीक एनएमआर पीक आपको ऐसे आएगी शार्प ऐसे, एक तो एनएमआर पीक ऐसे आएगी ऐसे, इसको बोलते हैं विड्थ ऑफ द पीक, ठीक, इसको बोलते हैं विड्थ ऑफ द पीक। ये ब्रॉडनिंग ऑफ द पीक किस पे डिपेंड करती है, उसके लिए एक फिनोमेना है ऐसे, इसको बोलते हैं लाइफ टाइम ब्रॉडनिंग। ब्रॉडनिंग डिपेंड्स ऑन द लाइफ टाइम ऑफ प्रोटॉन और लाइफ टाइम ऑफ न्यूक्लियस। अगर किसी जगह पे न्यूक्लियस ज्यादा टाइम पे रहता है, किसी जगह पे ज्यादा टाइम पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डेल्टा वी, ये जो मैंने बनाया यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, अगर ये वैल्यू ज्यादा है टाइम, डिक्रीज हो, मतलब ये कम का मतलब ये कम हो जाएगा, मतलब शार्प पीक, समझ लो बात। अगर कहीं पे अपना टाइम, ये वाला टाइम कम हो जाता है, दिस टाइम लाइफ टाइम, तो ये बढ़ जाएगा, डेल्टा भी कम ठीक, ये या बढ़ फिर जाएगा, ये मतलब ज्यादा टू होगा बिकम ब्रॉड। एग्जैक्टली। आया समझ, तो मैंने आपको आइडिया दिया, ऑलमोस्ट खत्म ही किया मैंने, लेकिन थोड़ा सा देख लो इसको, चलिए इसको भी देख लो, लाइफ टाइम ब्रॉडनिंग को भी। अब बचा अपना लास्ट वाला आईआर का एप्लीकेशन, तो 5 मिनट है अभी, चलो इसको भी कर लेते हैं। अब आईआर जो हमने ऊपर पढ़ा पहले, उसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तभी हम यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जो हमने ऊपर वाला पढ़ा ना, ये वाला, ये हाँ, खास करके आपको क्या रखना है याद, एक आपको याद रखना है यहाँ पे, ये वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच दिस वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स। वही फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ k बाय न्यू, ठीक, वही वाली रिलेशन, ठीक है ना, वो माइंड में होनी चाहिए, देन विल मूव टू दिस स्पेक्ट्रम। देखो हमारे पास जब हम लेट मी गो बैक,
एक सेकंड, ये है क्या पहले, ये मैं सारा खत्म ही करूंगा ऐसे ही आंख बंद करके। ये पूरा ही ईथर वीथर सारा, हाँ एक ही टॉपिक है ना यहाँ से यहाँ तक, मतलब Yes. वेरियस ग्रुप्स को आपका आपको तकरीबन देखना इतना है, एक ही टॉपिक है, ठीक है। देखिए, जो हमारा आयर स्पेक्ट्रम होता है वो इस तरह से होता है, ये आपकी इंटेंसिटी, एंड दिस इज व्हाट इज दिस, किसी को पता हो? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, लेकिन वेव नंबर, मतलब वेव नंबर इज अ टाइप ऑफ हाँ दोनों फ्रीक्वेंसी, ही है। मैंने भी बताया वेव नंबर इज Yes. इक्वल टू 1 by लैम्डा, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली रिलेटेड टू लैम्डा, दैट आइडियली मींस द सेम थिंग बेसिकली, ठीक। वेव नंबर याद रखो, इस पे भी क्वेश्चन आता है कभी। इसमें दो रीजंस होते हैं, यहाँ आपको 4000 वाला ऑप्शन होता है, इधर 4000 सेंटीमीटर इनवर्स, 400 आगे, इधर 400 400, 400 आगे, यहाँ एक बीच में इम्पोर्टेंट पॉइंट 1500 है 1500, हाँ ये इम्पोर्टेंट, फंक्शन ग्रुप और एक फिंगरप्रिंट वाला एक तो रीजन। ये बिल्कुल, एक ये वाला रीजन, एक ये वाला रीजन। यस सर। फंक्शन ग्रुप्स जो आपके सिलेबस में है ना, वो यहाँ पे मिलते हैं आपको इस रीजन में, और बाकी वो जो सी एच सी सी वो इधर दिखते हैं आपको स्केलेटल वाले, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं फिंगरप्रिंट रीजन। ये दो मॉलिक्यूल्स का फिंगरप्रिंट रीजन की वजह से हम दो मॉलिक्यूल्स के स्केलेटन को पहचान सकते हैं, इस वजह से। तो यहाँ से भी थोड़ा सा इसको पढ़ लो, एनंशियोमोल्स का आयर और ये जो है फिंगरप्रिंट वगैरह। अब आते हैं आपका जो क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल आपको आएगा क्वेश्चन व्हाट अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ OH, मतलब OH का बैंड कहाँ पे हमको दिखता है, जैसे नॉर्मली इट गोज अराउंड 3400 नॉर्मली, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स। तो वो बैंड कहाँ पे, इस तरह से कार्बोनिल का बैंड नॉर्मली 1700 के आसपास, 50 के आसपास कार्बोनिल का बैंड बड़ा, ठीक। अच्छा, इसके अलावा OH का बैंड जो है ना, अल्कोहल का हो या वो होता है ब्रॉड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, ये भी रखो माइंड में, होता है ब्रॉड। इस तरह से एमीन्स का स्ट्रक्चर ब्रेक्स, एमीन आता है डबलेट, नॉर्मली डबलेट आता है के आसपास 3400 के आसपास, वो थोड़ा सा देख लो, उसका आइडिया देख लो, ठीक है। इसके अलावा वैल्यूज याद करने हैं, मतलब दो तीन ही है, ज्यादा नहीं। एक NH2 का देख लो, NH2 का, NH2 का, ठीक है। एक कार्बोनिल का देख लो, और एक OH का देख लो, बस। बाकी ट्रेंड याद रखो, बाकी वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, तीन वैल्यूज रखो माइंड में, ठीक है। एक रखो कार्बोनिल, एक कार्बोनिल का रखो, OH का और NH का, NH स्ट्रेचिंग। अच्छा, दूसरा मैं भूल गया था, स्ट्रेचिंग और बैंडिंग वाइब्रेशंस, उनको भी देख लो, मैं भूल गया था, एग्जाम से निकल गया था। सिलेबस में नहीं लिखा है, लेकिन ये इसमें क्वेश्चन आएगा, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग वाइब्रेशन। अच्छा, स्ट्रेचिंग में किसकी एनर्जी ज्यादा होती है? स्ट्रेचिंग और बेंडिंग में स्ट्रेचिंग की ज्यादा होती स्ट्रेचिंग की ज्यादा, इट इज डिफिकल्ट टू स्ट्रेच अ मॉलिक्यूल rather than to bend it, तो इसकी एनर्जी ज्यादा होती है। फिर टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग एंड टाइप्स ऑफ बेंडिंग, है जी। टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग एंड टाइप्स ऑफ बेंडिंग, हाँ, टाइप्स ऑफ सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, एसिमेट्रिकल, हाँ सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, फिर इनकी वो टाइप्स, ट्विस्टिंग, वैगिंग, सीजरिंग, जी सीजरिंग जी जी वगैरह जी। वगैरह, ठीक है। तो हाँ इसको यस भी देख लो, यस। मैं स्किप हो गया था, अभी याद पड़ गया, वो भूल गया था। ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है, मतलब बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है। एक सेकंड, हाँ, तो ये है पूरा आपका। इधर क्या लिखा है इन लोगों ने, इन्होंने लिखा है अल्काइन अल्केन, इस पे कयामत पे नहीं भी क्वेश्चन आएगा इस पे, ठीक है। ये जोक नहीं है, सही है, इसमें कहाँ इस क्वेश्चन पे आता है, अल्कीन अल्काइन पे कभी क्वेश्चन नहीं आता है आयर में, जैसे अच्छा। दिया ना यहाँ पे बहुत सारा, इन्हें सिलेबस हाँ उठाया जी। सीधे, सीधे सिलेबस उठाया, इस पे क्वेश्चन नहीं आता, इसमें कभी नहीं आता क्वेश्चन। आ गए हम, हाँ, यहाँ पे पहुंचे। ये मेरा कजर ही घूमता है, पता नहीं, मुझे पता नहीं चल पा रहा मैं हूँ कहाँ पे।
जस्ट एक सेकंड। हाँ, ये जो फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे दिख रहे हैं ना, यहाँ पे अल्केन्स, अल्काइंस, मेरा नहीं ख्याल इसमें परेशानी लेने की जरूरत है, कोई कुछ नहीं टोटल। हाँ, एरोमेटिक कंपाउंड्स इसमें भी कुछ नहीं है। अल्कोहल्स को देख लो, ठीक है, अल्कोहल्स नंबर 1। ईथर्स को भी देख लो। ईथर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसमें सीओ लिंकेज है, ठीक, वहाँ पे सीओ स्ट्रेचिंग के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। फिनॉल्स कितने हो गए? 3 और 4, ये 4 देख लो, ठीक है, इन पर आप आंख बंद करके छोड़ सकते हो। फिर आ गया कार्बन, नीचे लिखा है ना कार्बोनिल कंपाउंड्स। हाँ, ये आ गया क्वेश्चन। देखिए इसे क्वेश्चन कहाँ बन सकता है, आपको देंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, एक देंगे अल्डिहाइड, कीटोन वगैरह, एस्टोन, उनमें से आपको कार्बन किसकी ज्यादा होगी, इसको पूरी तरह से याद रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ आगे, सॉरी आगे दिया हुआ, आगे दिया है इधर कीटोन, अल्डिहाइड, एस्टर, एमाइड, एसिड एनाहाइड्राइड, इनमें से किस केस में कार्बोनिल स्ट्रेचिंग की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी? आप सुन रहे हो? जी जी, आवाज आ रही? कीटोन, अल्डिहाइड, एस्टर, एमाइड, इनमें से CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किस केस में ज्यादा होगी? ठीक है, एस्टर के केस में ज्यादा होती शायद। हाँ, मतलब व्हाटएवर, आप थोड़ा सा इसको माइंड में रखो, तो देख लो इसको हल्का, ठीक है। हाँ, फिर आगे कॉन्जुगेटेड, और एक पॉइंट आगे इस पे भी क्वेश्चन आता है, मुझे लगता है आएगा इस पे क्वेश्चन, कॉन्जुगेटेड वाला, ये वाला। जब आप कॉन्जुगेशन बढ़ाते हो ना तो क्या होता है सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पे, आपको कुछ है आइडिया? जी नहीं, नहीं, जो दूसरे कैंडिडेट थे चले गए शायद। नो सर, एक्चुअली मैंने अभी ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। हाँ, इसको देखो, इसीलिए मैं मसला ये ना, मुझे फिर बोर्ड पे जाना पड़ रहा है, इसको बस एटलीस्ट आप ये ना राइट डाउन करके रखो। ओके सर। स्किप नहीं करना है, क्वेश्चन आना ही आना है, मुझे फिर बोर्ड पे जाना पड़ेगा। बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे आएगा इस पे, एक सेकंड। हाँ, तो बेसिकली अगर आपके पास एक कंपाउंड है ऐसे, ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, यहाँ पे उन्होंने यहाँ तो CH3 है, ठीक है, यहाँ भी CH3 है, एक मॉलिक्यूल ने ऐसे बना लिया है ऐसे, यहाँ पे रखा CCl2, आपको बताना है कौन से केस में वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी कार्बोनिल की। दूसरे वाले केस में सर, Cl2 वाले मैं में। बस आइडिया बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन, हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, ठीक है, या किसी में डाल दिया उन्होंने यहाँ से CCl3, यहाँ से भी CCl3, इस तरह से कहीं पे ऐसा कंपाउंड आ गया, ऐसा कंपाउंड कार्बोनिल, यहाँ पे इसने डाल दिया NH ऐसे, अब इसमें वो रेजोनेंस का इफेक्ट आता है, ठीक, उसकी वजह से ये बॉन्ड बन जाता है वीक, ये बनता है सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, ये तो उसकी वजह से स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। क्यों? जब डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन गए ना, तो एज पर द फार्मूला 1/2 पाई डायरेक्टिव मोशन टू के, यस, तो फोर्स कांस्टेंट कम हो गए इसके केस में, जब फोर्स कांस्टेंट कम हो गए तो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी लेस, ठीक, सो दिस विल हैव मोर फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज। अब कॉन्जुगेशन के केस में आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे ऐसे, अब देखिए ये वाला डबल बॉन्ड है, इट इज इन कॉन्जुगेशन विद दिस कार्बोनिल, तो कॉन्जुगेशन की वजह से ये बनेगा फिर सिंगल बॉन्ड बनेगा, तो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी विल गो डाउन, क्लियर, डिक्रीज। सो दिस इज व्हाट इट मींस द इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन, यहां से क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, ठीक है, मतलब या तो मॉलिक्यूल दिए होंगे आपको बताना है, या तो डायरेक्टली इफेक्ट पे आ सकता है। अब चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे। हाँ, अब ये तो आसान है, इसमें टॉपिक पे ही लिखा हुआ है,
अगर आपके मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन बी ऑफ टू टाइप्स, इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटर और इंट्रा में किससे फर्क पड़ता है, किससे फर्क पड़ता है, कुछ आइडिया है जी? इंटर से जो है वो ब्रॉड हो जाती है, नहीं इंट्रा से मतलब शार्प अगर हो जाएगी। हाँ देखो इंट्रा मतलब विद इन द मॉलिक्यूल, ठीक, और जी जी इंटर सर, से ज्यादा जो इफेक्ट है ना वो इंटर की वजह से, इंटर जी जी जी, एक मॉलिक्यूल दूसरे बिटवीन मॉलिक्यूल दी, के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। हाँ, जी कभी कभार क्या होता है एक मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के साथ भी बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्वेंट इफेक्ट। कभी कभार फॉर एग्जांपल अगर आपका सॉल्वेंट वाटर है और आपके मॉलिक्यूल में एक ऐसा OH है, तो वो OH कभी कभार वाटर के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है ना, यस सर, दैट कैन बी द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वहां से क्या फर्क है, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट एंड इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इससे अच्छा कभी कभार वो क्वेश्चन लिखते हैं डाइल्यूशन पे, ये थोड़ा सा माइंड में रखो आप, ये लास्ट पॉइंट है। हाँ कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, समटाइम डिक्रीज की, यस। हाँ डाइल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन, वो है बेसिकली सॉल्वेंट इफेक्ट ही। मतलब आपने क्या कर दिया, आपके पास एक सैंपल है, आपने कोई मॉलिक्यूल इसमें रखा, मॉलिक्यूल E, ठीक है, आपने इसका लिया आया, आपको स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कहीं पे मिल रही है, इसी पे ऊपर से आप डाल रहे हो दूसरा सॉल्वेंट। जब आप दूसरा सॉल्वेंट डाल रहे हो तो मतलब आप अपने मॉलिक्यूल को डाइल्यूट कर रहे हो, ठीक, मतलब मॉलिक्यूल दूर जाएंगे ना, क्योंकि जब डाइल्यूट होगा जब तो दैट बॉन्डिंग विल, दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल गो डाउन और जी जी इंटरमॉलिक्यूलर बिल्कुल, विल गो डाउन, तो उससे इफेक्ट विल occur in your ion stretching, ठीक है। इसी तरह से अगर आपका डाइल्यूशन नहीं है तो सिस्टम कॉन्सेंट्रेटेड है, तो कॉन्सेंट्रेटेड की केस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल मोर, तो तो उससे ज्यादा हो गई, यस। ठीक है। तो इस एंगल में थोड़े इसको आप स्टडी करो। मैंने तकरीबन कोशिश की है, क्योंकि शकील साहब तो बिगनिंग से ही प्रेजेंट थे, मुझे लगता है मैंने सारा कोई छोड़ा नहीं, कोई टॉपिक मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट सारे टॉपिक मैंने टच किए। इस इतना अगर आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा ना, तो मतलब आप 100% यू शुड इन अ पोजीशन टू जस्ट opt to the question, not be a problem, ठीक है। इंशाअल्लाह। लेकिन पढ़ना बस कि इतना तो पढ़ना ही है, इतना तो पढ़ना क्या मतलब, मुझे तो लगता है इतना इस कांसेप्ट पे तो आप नीट में भी, नीट नहीं है जो नेट में भी क्वेश्चन ऑप्ट कर सकते हो। सर एक्चुअली मेरा एक सर, हेलो सर एक्चुअली मतलब हम PYQs कहाँ से सॉल्व करें सर, मतलब कौन से PYQs हम सॉल्व करें सर, कौन से PYQs हम सॉल्व करें? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मतलब सॉल्व करें मतलब आप बता रहे हो कहाँ से? सर हाँ वही तो, मतलब कौन नेट सेट के या IIT JM, या मतलब हम अपनी लेवल कहाँ पे रखेंगे सर, मतलब किस लेवल के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हों? जो मैंने आपने ये सारा सुना सिलेबस, यस सर। इसको आप ना बड़ा कंट्रोल रखो इसमें। पहले क्वेश्चन देखो, अगर आपको टॉपिक आइडिया है, फॉर एग्जांपल वाइब्रेशन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में क्वेश्चन, ठीक है, आपको पता है कि वाइब्रेशन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता क्या है, निकालते कैसे, तो सीधी है ना, इसमें दो ही फॉर्मूला, अगर मॉलिक्यूल लीनियर है या मॉलिक्यूल लीनियर नहीं है, ठीक। लीनियर के लिए फॉर्मूला 3n-5, नॉन लीनियर के लिए फॉर्मूला 3n-6, क्लियर क्लियर। अब आपके लिए ये प्रॉब्लम है कि मुझे नहीं पता, वहां पे दिए हुए 4 मॉलिक्यूल्स, इसको पूरी तरह से समझिए इस मसले, वहां 4 मॉलिक्यूल्स दिए हैं। अब 4 मॉलिक्यूल्स में आपको पता नहीं लीनियर है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा ये मॉलिक्यूल, इसकी ज्योमेट्री कैसी है? वो तो केमिकल बॉन्डिंग से पता चलेगा सर। हाँ, तो केमिकल बॉन्डिंग का कांसेप्ट होना चाहिए ना। यस सर। तो वहां पे आपको, इसलिए तो मैं बता रहा था, मैंने पिछली बार जब मैंने पहले रिकॉर्डिंग डाली थी ऑनलाइन, मैंने बताया था आपका 12th का बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, 11-12 का। मतलब हम जो पता है प्रॉब्लम कहाँ करते हैं, हमें लगता है कि शायद नेट का क्वेश्चन आएगा, हाँ कुछ क्वेश्चन नेट के भी आएंगे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो मेजर आएगा ना वो बेसिक होगा आपका 11-12 का ही। मतलब पूरे क्वेश्चन का जो जो ढांचा है ना, पूरा जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो 11-12 से ही स्टार्ट होगा। अब आपको पता ही नहीं मॉलिक्यूल लीनियर है कि नहीं नॉन लीनियर, आपने सारा पढ़ा है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, आपने सारे MCQ सॉल्व किए, तो फायदा क्या है? तो इसको पूरी तरह समझो। तो मेन चीज मतलब मेरा नहीं ख्याल MCQ इज दैट मच इंपॉर्टेंट, जितना आपने टॉपिक को अंडरस्टैंड किया होगा। देखो जैसे मैंने आपको अभी आइडिया दिया, मैंने बोला आपको कहाँ से क्वेश्चन आएगा, आप इन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो विदाउट टेंशन। हाँ, उसके बाद अगर आप जाना चाहती ना, मैं आपको बताता हूँ, जो नेट का फर्स्ट पेपर है, पहला पेपर से मतलब
मतलब एक तो वो जनरल नॉलेज वाला, वो नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। Yes. वो जनरल नॉलेज है ना, वो नहीं। उसके बाद जो केमिस्ट्री का पहला वाला होता है ना, पहला वाला पोर्शन Yes, sir. जी बेसिक्स पे होता है, उसको आप स्टैंडर्ड मान सकते हो, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से बताऊँ, चलो दोबारा एक बार 5 मिनट एक्स्ट्रा कर लेते हैं, उसके बाद मुझे निकलना है। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टार्ट दोबारा ऊपर से नीचे तक आ रहा हूँ फास्ट। What are the sources of electromagnetic? What is the source for ultraviolet radiation? What is the source for ultraviolet radiation in the usable spectroscopy? Source. Source मतलब सोर्स समझ लो ना। Yes, sir. नहीं आपने देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है ना, एक होता है जब हम इंस्ट्रूमेंट पे काम करते हैं, हम वहाँ पे यूवी विजिबल रेडिएशन यूज करते हैं, वो कहाँ से आ रही है? वो सन से तो नहीं आ रही ना, वो लैब से जनरेटेड इन द लैब। तो वो जनरेशन के लिए हमारे पास अंदर से लंप्स होती है, वहाँ पे देयर इज अ टाइप ऑफ लंप। जी कोई लंप हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन देता है, कोई हमें विजिबल रेडिएशन देता है, कोई हमें आया रेडिएशन देता है, कोई एक्सरे। जैसे एक्सरे में आपने देखा ना शॉप मेडिकल पे, वहाँ पे हमें एक्सरे रेडिएशन, वहाँ पे भी अपना लंप होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, इसको आप याद ही रख लो तो परेशानी करना। यूवी के लिए जो लंप इस्तेमाल होता है ना, इसको आप शकील साहब याद रख सकते हो। जी सर यूवी लंप जो यूज करते हैं हम यूवी रेडिएशन के लिए, वो होता है ड्यूटेरियम लंप। ड्यूटेरियम लंप, ठीक है। ओके यूवी के लिए इस पे एक क्वेश्चन, विजिबल रेडिएशन के लिए जो नॉर्मली लैंप्स यूज होता है विजिबल रेडिएशन के लिए, दैट इज टंगस्टन। ठीक है, इस पे एक बार क्वेश्चन आया था, एक एग्जाम में इस पे भी क्वेश्चन आया था। अब देखिए ना, अब इसमें क्या एमसीक्यू हमें चाहिए, मुझे मतलब मैं बेसिक बता रहा हूँ। सर मतलब जी 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 बताइए। पैटर्न क्वेश्चंस का डिफरेंट आता है ना, लाइक अगर हम नेट के क्वेश्चंस देखें तो मतलब थोड़े से डेप्थ में आते हैं क्वेश्चंस। बिल्कुल अगर हम मतलब टॉपिक कवर करें फिर भी मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस किए बगैर हमें वो क्वेश्चंस नहीं आएंगे। सर मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि हम अपनी लेवल को कहाँ पे रखेंगे, हम कौन से क्वेश्चन सॉल्व करें सो दैट मतलब ओवैसे हमें खुद को प्रिपेयर करना है बिफोर द एग्जामिनेशन। हाँ, मैं वही तो मैं बता रहा था, इसलिए तो मैंने इस सेशन में पूरा बताया, मतलब लेवल आप किस लेवल पे जा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना आपको, वो जो आया था डिकपलिंग वाला था, एक डिकपलिंग वाला क्वेश्चन आया था कहाँ पे, यहाँ पे ये यस डिकपलिंग वाला। मैंने बताया आपको डिकपलिंग के साथ आप एनओई को भी माइंड में रखो। मैंने क्यों बताया ये? मैंने इसलिए बताया कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एनओई सर के मतलब साथ। हम देखो हाँ सर हम किन क्वेश्चन पेपर्स को रेफरेंस मान के मतलब अपना स्टैंडर्ड तय करें, लाइक मतलब जो जेकेपीएससी के प्रीवियस असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स है वो, या मतलब नेट सेट के पेपर्स? ये देखो नेट सेट, अगर आप नेट सेट पे जाएंगे ना तो वहाँ तो कुछ क्वेश्चन एडवांस्ड होंगे बहुत ज़्यादा। अगर आप नेट पे जाएंगे वहाँ तो कुछ क्वेश्चन बिल्कुल, तो जैसे मतलब वहाँ क्वेश्चन, हाँ वहाँ क्वेश्चन आएगा बहुत ज्यादा सॉल्व। लेवल पे दिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं उधर नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना उधर, मैं 100% श्योर, बिल्कुल नहीं जाना उधर। सर और मुझे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए सोर्सेज बताइए, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के लिए, और सर पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है उसमें वो कुछ टॉपिक्स हैं उनके आप लिए। उस पे आ जाएगा टॉपिक, वो कर लेंगे इंशाल्लाह वो भी। सर सोर्सेज एक्चुअली मुझे चाहिए थे। मुझे आप अभी तो मैं पहुंच जाऊंगा दिल्ली कल, तो आप मुझे कल इतना फ़ोन नहीं कर सकते, फ़ोन चलेगा नहीं, मसला ये है। सर एक्चुअली मेरे पास कालिया, जब मैं वापस आऊंगा तो फिर देखूंगा मैं, कोई मसला नहीं। सर मैं कालिया आपको है मेरे पास, बट उससे मतलब वो सारे टॉपिक्स कवर नहीं हो रहे हैं इसीलिए। आपके पास कालिया है इनऑर्गेनिक के लिए? यस सर। तो उस पे कौन सा टॉपिक कवर अप नहीं हो रहा है? जैसे सर लाइक मैंने एक टॉपिक उठाया था, वो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन वाला, मतलब मैं पढ़ रही हूँ लेकिन मुझे मतलब कहीं ना कहीं वो फोमो रहता है कि शायद मतलब इतना सफिशिएंट नहीं है सर। क्या पढ़ा आपने तो ऑक्साइड्स मुझे में? वही मैंने बताया था। क्या पढ़ा आपने ऑक्साइड्स में, क्या पढ़ा? सर फॉर एग्जांपल मतलब हमें दिया है यहाँ पे डायरेक्टली स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग, मतलब एज पर वीबीटी, हाँ एज पर वीबीटी एज पर एमओटी फॉर एग्जांपल। लेकिन सर वहाँ पे मतलब डायरेक्टली दिया हुआ है प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन, वहाँ पे मतलब जो हमारा मेन टॉपिक है वो कवर नहीं हुआ। उसमें नहीं होता। देखो मैं क्वेश्चन कहाँ से आता है, बॉन्डिंग पे क्वेश्चन आएगा, जैसे आप बता रहे हो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग आता यस है। इसी तरह से इनकी कभी कभार ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं,
These oxides are normally acidic. सर मुझे लगता है मतलब पहले हम मुझे लगता है मतलब पी ब्लॉक का जो मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम 12th से क्लियर करें उसके बाद फिर मैं इसलिए जब मैंने पहला रिकॉर्डिंग भेजा था मैंने लोगों को अजीब गरीब लग रहा है। मैंने क्या बताया था उसमें 11 12 बेसिक। हाँ सर आपने यही बताया था कि बेसिक्स पहले कम अगर आपका बेसिक्स ही ठीक नहीं है ना तो आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा आगे, ये नहीं हो सकता। तो अगर आपके पास बेसिक है ना, आप जब 2 सेकंड गौर करेंगे ना क्वेश्चन पे, वो क्वेश्चन उसी सर मैं वैसे ही मतलब कवर कर रही हूँ, पहले मैं बेसिक्स उठा रही हूँ लाइक मतलब 12th का, फिर उसके बाद हायर कॉन्सेप्ट्स पे चली जाती हूँ। हाँ तो लेकिन सर मतलब जैसे कुछ टॉपिक्स है हमारे पास ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, सर मतलब ये बहुत वास्ट टॉपिक है, इसमें मतलब सेग्रीगेट करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा टॉपिक छोड़े कौन सा पढ़े। अब अभी ये टॉपिक नहीं है। मैं बताता हूँ फिर भी ऑर्गेनोमेटलिक में कहाँ क्वेश्चन आएगा, यहीं से बताता हूँ मैं। देखिए ऑर्गेनोमेटलिक टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स है, उसका कांसेप्ट होना चाहिए। हाँ सर नंबर 1, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 आपका हैप्टिसिटी निकालना। हाँ वो सर 18 इलेक्ट्रॉन रूल वगैरह। हाँ सर 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ठीक। नंबर 3 4 कंपाउंड्स है उसमें जिसमें क्वेश्चन आएगा इस बार भी। फेरोसिन के बारे में क्वेश्चन आएगा फॉर एग्जांपल। हाँ सर फेरोसिन के बारे में आएगा कि ये एरोमेटिक है कि नहीं है, ठीक है, नंबर 1। फेरोसिन के बारे में आएगा कि आयरन का जो कितने इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन स्टेट क्या है, वेदर इट इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, क्लियर। व्हाट इज द हैबिलिटी ऑफ द लिगैंड इन केस ऑफ आयरन। इसके अलावा हाँ, फेरोसिन में जो आयरन कार्बन बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ, ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, काम खत्म। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक आपका ऑर्गेनोमेटलिक में है, कौन सा टॉपिक है, जी साल्ट, ठीक है। यही सिलेबस में जी साल्ट वाला। जी साल्ट क्वेश्चन आएगा, उसका कलर कैसा होता है, वो बड़ा कलर कंपाउंड होता है, ऑरेंज, बड़ा जबरदस्त कलर होता है उसका। अच्छा, उसके बाद उसमें जो बॉन्डिंग है ना, बॉन्डिंग वो जो PTCl3 में, अगर मेरे में भी सी आ रहा हो, PTCl एक जगह अल्कीन आता है, उस पे एक जगह एक Cl की जगह अल्कीन, ठीक है। अच्छा, फिर उसमें Cl के जो बॉन्ड्स होते हैं और जो अल्कीन के साथ बॉन्ड है उनकी बॉन्ड लेंथ में फर्क होता है, ठीक है। ये उसके बारे में जाना। उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है आपका ज्योमेट्री पे। अब नॉर्मली अगर ये PTCl4 होता है तो ये बनता है स्क्वायर प्लेनर टाइप, मतलब ये स्क्वायर प्लेनर ही होता है लेकिन डिस्टॉर्टेड यहाँ पे बन जाता है जी साल्ट में, बिकॉज ऑफ द अल्कीन मॉलिक्यूल, हल्का सा डिस्टॉर्ट, स्क्वायर प्लेनर। फिर उसके बाद जो अल्कीन मॉलिक्यूल के साथ इसकी वो बॉन्डिंग, सिनर्जिक बॉन्डिंग, बैक पाई बॉन्डिंग, ठीक है, बैक बॉन्डिंग से क्वेश्चन आता है। इसी तरह से अल्कीन कार्बन कार्बन बॉन्ड, अल्कीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड पे क्या फर्क पड़ता है बिकॉज ऑफ द बैक पाई बॉन्डिंग हियर, आया समझ। यस सर इसके अलावा जी साल्ट पे क्वेश्चन नहीं है, हो गए 2। अब चले तीसरे कंपाउंड पे। तीसरा कंपाउंड इसमें आपका, अगर मुझे सही याद हो अभी, ट्राइलकाइल क्या हो, लिथियम, ट्राइलकाइल लिथियम का टेट्रामर, ठीक है। इसको अगर आपको सिलेबस आपके पास है इसको देख लो। ट्राइलकाइल लिथियम के टेट्रामर पे 2-3 क्वेश्चन आते हैं कि बॉन्डिंग क्या होती है। इसमें कभी कभार ना वो एक ही इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है, जैसे वो बोरेन में B2H6 के केस में बैना बॉन्ड टाइप, ठीक है, और वो बॉन्ड लेंथ। इसके अलावा अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स, थोड़ी सी एप्लीकेशन और क्या सिलेबस में, जरा एक बार मुझे सिलेबस अगर एक बार देख लो सिलेबस। सर वो कुछ रिएक्शंस है ना लाइक हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस, और इसमें मतलब इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि पाई बॉन्डेड ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हमने पढ़ने थे। जैसे लिखा है इधर पॉलीमरेशन रिएक्शन लिखा है, ठीक। यस सर। एक टॉपिक में ये पॉलीमरेशन 2016 में आया था, यहाँ पे क्वेश्चन आया था जब आप चलते हो ना पॉलीमर पे, फॉर्मेशन ऑफ यस सर। वहाँ पे हम एक कैटलिस्ट का यूज करते हैं, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ठीक है। नाटा कैटलिस्ट में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, आइडिया है आपको? टाइटेनियम हाँ, सो दैट इज वो वही क्वेश्चन आया था यहाँ पे पॉलीमरेशन, और इसमें कुछ भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। अच्छा, उससे कौन सा पॉलीमर बनता है, हार्ड पॉलीमर बनता है, सॉफ्ट पॉलीमर बनता है, क्या बनता है, ब्रांचेड बनता है, व्हाटएवर, मतलब ऊपर से जस्ट देखना, आपको इसके डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है पॉलीमरेशन में, बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब आओ ऊपर से आप जो बता रहे थे, होमोजेनियस कैटलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। मतलब होमोजेनियस जानते हैं ना, होमोजेनियस, यस सर। मतलब मॉलिक्यूल होमोजेनियस मतलब एक ही फेज में हो, सारे एक ही फेज में हो मॉलिक्यूल। इसकी कुछ एग्जांपल आपके माइंड में होनी चाहिए, 2-3 एग्जांपल्स। हेटेरोजेनस कैटलिस्ट है कोई इधर? हेटेरोजेनस नहीं है। अच्छा, होमोजेनियस। अच्छा,
उसके बाद में आपके सिलेबस में एंजाइम कैटालिसिस है? हाँ सर, है, फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा सा है उसका कैटालिसिस तो का।